स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आप लोग सुन रहे हैं बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का एपिसोड 151 टू 160। ठीक है, चलिए अभी पुरस्कारों के बारे में बात करना बंद करते हैं। हुयान ने हाथ उठाते हुए कहा, अकादमी का अनुमान है कि वे अगले महीने से टीमों का चयन शुरू कर देंगे, इसलिए जो छात्र भाग लेना चाहते हैं उन्हें जल्दी करनी चाहिए। फिर उसने विशेष रूप से लिनमो की ओर देखा। नए छात्रों की रैंकिंग में शामिल छात्रों को हाल ही में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। महान प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी है और पुरस्कार प्राप्त करना आसान नहीं होगा। लिनमो जानता था कि ये शब्द वास्तव में उसी के लिए कहे गए थे। नवागंतुक रैंकिंग में पहले स्थान पर होने के कारण उनके भाग लेने वाली टीम के सदस्य बनने की संभावना बहुत अधिक थी। इससे उन पर काफ़ी दबाव महसूस हुआ, क्योंकि हुयान की कही एक बात बिल्कुल सही थी, उनके लिए पुरस्कार प्राप्त करना आसान नहीं होगा। इस महान प्रतियोगिता में हुआशिया के सभी उच्च शिक्षा संस्थान भाग लेंगे। किंगयुआन अकादमी की राष्ट्रीय रैंकिंग केवल शीर्ष 30 में है। ये रैंकिंग अकादमियों की समग्र शक्ति पर आधारित है, लेकिन वास्तव में ये छात्रों की शक्ति की भी रैंकिंग है। आखिरकार अकादमी जितनी उच्च श्रेणी की होगी, छात्रों के प्रवेश के लिए मानदंड उतने ही सख्त होंगे। इसलिए इस महान प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीतना वास्तव में स्वर्ग तक पहुंचने जितना ही कठिन होगा। अब मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। लिनमो ने गहरी सांस ली। दबाव भी उनके लिए प्रेरणा का काम करता था। आने वाले कुछ दिनों में लिनमो कहीं नहीं गया। खाने और सोने के अलावा उसने अपना सारा शेष समय पुस्तकालय में ही बिताया। इसी बीच उसके पशु प्रबंधन कक्ष के अंदर लिटिल व्हाइट, जुवानवो और कुनपेंग ने एक एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और लगन से प्रशिक्षण लिया। स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास के बोनस प्रभाव के साथ उनकी कौशल क्षमता में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही थी जो नग्न आंखों से दिखाई दे रही थी। इससे लिनमो काफी भावुक हो गई। सौभाग्य से उसके पास ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण स्थान था, अन्यथा भले ही उसके पास एक क्लोन होता, वह पुस्तकालय और 3 पालतू पशुओं के प्रशिक्षण के बीच समय का तालमेल बिठाने में ही व्यस्त रहता। 5वां दिन पुस्तकालय में किताबें पढ़ रहे लिनमो के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह झट से उठा और कोने में रखी किताबों की अलमारी के पीछे छिप गया। लगभग उसी समय उसके शरीर पर सफ़ेद रोशनी की एक हल्की परत चमक उठी। प्रकाश ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और फिर धीरे धीरे टिमटिमाने लगा। लिनमो के होठों के कोने पर एक प्यारी सी मुस्कान अपने आप ही झलक गई। शुवानवु परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुका था। एक बार जब पालतू जानवर परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है तो वह अपने मालिक के साथ विशेषताओं को साझा कर सकता है। क्योंकि पालतू जानवर की शारीरिक शक्ति बीस्टमास्टर की तुलना में कहीं अधिक होती है, इसलिए बीस्टमास्टर के शरीर में जबरदस्त वृद्धि होती है। उसके शरीर पर जो सफ़ेद रोशनी थी वह इसी वजह से थी। इस समय वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे सफ़ेद रोशनी टिमटिमा रही थी, उसकी शारीरिक क्षमता लगातार बेहतर हो रही थी। इसके अलावा ये सुधार व्यापक था। ताकत, गति, चपलता, सहनशक्ति, त्वचा की मजबूती, मांसपेशियों की ताकत, हड्डियों का घनत्व, अस्थि मज्जा की सांद्रता, शरीर से संबंधित लगभग सभी गुण बढ़ रहे थे। लिनमो को तो ये भी लगता था कि इस प्रक्रिया को संवर्धन नहीं बल्कि रूपांतरण कहा जाना चाहिए। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से बदल गया था। इसके अलावा ये परिवर्तन कोशिकीय स्तर पर आधारित था। उदाहरण के तौर पर ताकत में वृद्धि को लें। यदि व्यायाम के माध्यम से ताकत हासिल की गई थी तो लंबे समय तक व्यायाम बंद करने पर वह धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन पालतू जानवर द्वारा लाया गया परिवर्तन एट्रीब्यूट शेयरिंग ने सीधे तौर पर कोशिकाओं की मजबूती को बढ़ाया। अब से लिनमो के चयापचय द्वारा उत्पन्न होने वाली नई कोशिकाएं भी शक्ति के इस स्तर को बनाए रखेंगी। दूसरे शब्दों में, इस सुधार के लिए उसे प्रशिक्षण के माध्यम से इसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी और यह स्थायी था। लगभग 5 मिनट बाद सफ़ेद रोशनी गायब हो गई। लिनमो ने अपनी मुट्ठी भींच ली, अपने शरीर के भीतर उमड़ती शक्ति को महसूस किया और उसके चेहरे की मुस्कान और भी खिल उठी। पहले उनकी शारीरिक क्षमता एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में केवल थोड़ी ही अधिक थी, लेकिन अब उसके एक ही मुक्के में कम से कम 500 जिन की ताकत होती थी। ये किस स्तर का था? पृथ्वी के मुक्केबाजी चैंपियन टायसन अपने चरम पर लगभग 700 जिन की ताकत से मुक्के मार सकते थे। हालांकि अभी उनकी तुलना टायसन से नहीं की जा सकती, लेकिन अगर इस तरह का एक मुक्का किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण अंग पर लग जाए तो इससे आसानी से उसकी मौत हो सकती है। फिर उसने कूदने की कोशिश की। वह हल्की सी छलांग लगाकर छत को छू सकता था, जो 3 मीटर से अधिक ऊंची थी। अगर वह पूरी ताकत से छलांग लगाए तो उसका अनुमान था कि उसकी ऊर्ध्वाधर पहुंच 4 मीटर से अधिक हो सकती है। इस कदकाठी के खिलाड़ी को देखकर पृथ्वी पर मौजूद सभी एनबीए खिलाड़ी आसानी से मात खा सकते हैं। जहां तक गति और सहनशक्ति की बात है, उन्होंने इन्हें आजमाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वातावरण इसकी अनुमति नहीं देता था। हालांकि
लिनमो के अपने आकलन के आधार पर उनकी वर्तमान 100 मीटर दौड़ की गति आसानी से 6 सेकंड से कम होनी चाहिए। लंबी दूरी की दौड़ के लिए मैराथन को एक ही बार में पूरा करना कोई समस्या नहीं होगी। इस जबरदस्त सुधार ने लिनमो को खुशी और आश्चर्य से भर दिया। अगर यह पृथ्वी पर होता तो किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता में इतने कम समय में इतनी वृद्धि होना बिल्कुल असंभव होता। एज योर स्टार, ये बीस्ट टेमिंग वर्ल्ड सचमुच चमत्कारिक है। फिर आखिरकार उसने खुद को संभाला और शुवानवु की स्थिति की जांच करने लगा। नाम जुवानवु, हरा कवच कछुआ। विशेषता स्पेस तत्व। योग्यता रजत निम्न श्रेणी। जाति रैंक प्रथम श्रेणी निम्न रैंक। जन्मजात कौशल आंतरिक स्थान सुपर। अर्जित कौशल कछुआ कवच सुपर। प्रवेश स्तर 0 छलांग उन्नत प्रवेश स्तर। विकास क्रम परिपक्व अवस्था प्राथमिक अवस्था। परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुके जुवानवु के आकार में एक और विस्फोटक वृद्धि हुई। इसके कवच का व्यास मूल 3 मीटर से बढ़कर 6 मीटर हो गया और कवच के उच्चतम बिंदु से जमीन तक की ऊंचाई भी मूल 2 मीटर से बढ़कर अब 3 मीटर हो गई। जब यह वहां स्थित होता है तो निस्संदेह यह एक छोटी हरी पहाड़ी होती है जो असाधारण रूप से भव्य होती है। अगला नंबर स्किल रैंक का था। परिपक्वता के चरण में प्रवेश करने के साथ ही जुवानवु का वॉइड लीप अंततः प्रवेश स्तर पर पहुंच गया। इसका मतलब यह था कि जब भी जुवानवु इस कौशल का उपयोग करता था तो वह तुरंत 16 मीटर की दूरी तय कर सकता था। इससे निश्चित रूप से नाजुक समय में लोगों की जान बचाई जा सकती है। यह अफसोस की बात है कि इससे कोई नया कौशल जागृत नहीं हुआ। लिनमो को थोड़ा अफसोस हुआ क्योंकि जब से लिटिल व्हाइट वाटर मिस्ट जागृत हुई है तब से आत्मा एकत्र करने वाला पत्थर जुवानवु में स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन अब भी जुवानवु ने कोई नया कौशल जागृत नहीं किया था। इससे अप्रत्यक्ष रूप से जागृति की संभावना का पता चलता है। अंतरिक्ष तत्व कौशल अन्य तत्वों की तुलना में अधिक कठिन था। अंत में आंतरिक स्थान का क्षेत्र था। इसका क्षेत्रफल मूल 64 वर्ग मीटर से बढ़कर सीधे 192 वर्ग मीटर हो गया जो मूल आकार का 3 गुना है। यदि मूल इन स्पेस एक विशाल 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था तो अब यह एक बड़ा 1 मंजिला अपार्टमेंट बन गया है। ये लिनमो के मोबाइल विला के सपने की दिशा में एक और बड़ा कदम था। उसी समय लिनमो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि अगर शुवानवु का आंतरिक स्थान इसी तरह फैलता रहा तो अंततः वह क्या बन जाएगा। क्या यह एक भौतिक जगत में बदल जाएगा या एक आंतरिक ब्रह्मांड में। लिनमो को अचानक एक अनोखा विचार आया। आखिरकार स्पेस एलिमेंट पालतू जानवरों में स्वाभाविक रूप से अनंत संभावनाएं होती हैं। हालांकि उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और अस्थायी रूप से इन विचारों को दबा दिया। हालांकि जुवानवु परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुका था लेकिन इस अवस्था में उसका पालतू जानवर सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता था। इसलिए उसका पालतू जानवर सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं था। रैंक अभी भी लिटिल व्हाइट की किशोर अवस्था की 9वीं अवस्था थी। हालांकि लिटिल व्हाइट के परिपक्व अवस्था में प्रवेश करने में भी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लिनमो को इसकी बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा थी। एक और जुवानवु की एट्रीब्यूट शेयरिंग ने उसकी शारीरिक क्षमता को जबरदस्त बढ़ावा दिया था और जब लिटिल व्हाइट परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर जाएगा तो वह खुद को एक बार और निखारने में सक्षम होगा। तब तक विशुद्ध रूप से शारीरिक क्षमता के मामले में शायद ही कोई उनके समकक्षों की बराबरी कर पाएगा। दूसरी ओर एक बार जब लिटिल व्हाइट परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर जाता है तो वह बीस्ट मास्टर मूल्यांकन में भाग ले सकता है। जब तक वह औपचारिक बीस्ट मास्टर नहीं बन जाता तब तक वह गुमनाम रूप से मनुष्यों को मारने के लिए इनाम घोषित कर सकता है। उस समय वांधाओं के साथ समस्या स्वाभाविक रूप से आसानी से हल हो जाएगी। ऑफिशियल बीस्ट मास्टर बनने के कई फायदे हैं। वांधाओं की समस्या का समाधान करना महज एक गौण मामला था। इसलिए यह विचार लिनमो के मन में केवल एक क्षण के लिए ही कौंधा, क्योंकि अब उसे सबसे पहले शुवानवु के विकास पर विचार करने की जरूरत थी। ये सोचकर और ये देखते हुए कि अभी सुबह का समय है, वह सीधे बीस्ट मास्टर एसोसिएशन की ओर चल पड़ा। निकोन बेल के लिए इनाम की घोषणा 5-6 दिन पहले ही कर दी गई थी और अब उसके लिए खबर जानने का समय आ गया था। वह बीस्ट मास्टर एसोसिएशन में पहुंचा। वह सीधे पूछताछ केंद्र चला गया। स्वाभाविक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लिनमो इससे ज्यादा निराश नहीं हुई। यह इनाम मूल रूप से उसकी किस्मत आजमाने के लिए रखा गया था। आखिरकार निकोन लता की दुर्लभता आरोहण घास से कम नहीं थी, इसे ढूंढना भी उतना आसान नहीं था। फिर जैसे ही वह जाने ही वाला था, अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह टर्मिनल पर लौट आया। उन्होंने जुवानवु के विकास पथ के लिए निर्धारित इनाम को पहले ही रद्द कर दिया था। हालांकि राज्य स्तरीय योग्यता के सुराग के लिए इनाम रखा गया है। पालतू जानवर के अंडे अभी भी सूची में शामिल थे। उसने अपना फोन निकाला, गुमनाम इनामों के लिए बने 18 अंकों के विशिष्ट कोड की तस्वीर ढूंढी और उस कोड को टर्मिनल में दर्ज किया। परिणाम तुरंत प्रदर्शित हो गए। टर्मिनल पर डिस्प्ले को देखते हुए लिनमो गहरी सोच में डूब गई, क्योंकि यान ने वास्तव में उससे दोबारा संपर्क किया था।
संदेश में कहा गया था, उसे राजा जैसी योग्यता के बारे में एक और सुराग मिला है। पालतू जानवर का अंडा। अगर लिन मो को इसमें दिलचस्पी होती तो वह उससे मिलने का समय तय करने के लिए संपर्क कर सकता था। लिन मो ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, 1 हफ्ते में मिलने का समय तय कर लिया है। इसके 1 सप्ताह बाद होने के 2 कारण थे। एक सप्ताह बाद ही वह अगली बार यहाँ समाचार जानने के लिए आने वाला था। दूसरी ओर अब उसे यान के सुरागों से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। पिछली कुछ मुलाकातों के बाद उसे लगा कि यान का व्यवहार थोड़ा अजीब था। पहले तो उसने उसके इनाम की घोषणा का जवाब दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बीस्टमास्टर एसोसिएशन की इनाम प्रणाली में गारंटी सेवा भी शामिल है। फिर उसने उससे दोबारा संपर्क किया और कहा कि वह विक्रेता से संपर्क कर सकती है और उनसे पालतू जानवर का अंडा उसे बेचने के लिए कह सकती है। ये जानना जरूरी है कि राजा स्तरीय योग्यता पालतू जानवर के अंडे की कीमत कम से कम 5 अरब चीनी युआन थी। यह इतनी बड़ी रकम थी कि अनगिनत लोग पागल हो सकते थे, यहाँ तक कि जोखिम उठाने को भी मजबूर हो सकते थे। अगर उसका सामना किसी दुष्ट व्यक्ति से हो जाता तो वे उसे पूरी तरह से बंदी बना सकते थे और उसे पालतू जानवर के अंडे के बारे में सुराग बताने के लिए मजबूर कर सकते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इस यान ने इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और सीधे तौर पर उससे कहा कि वह विक्रेता के सुराग जानती है। ये निश्चित रूप से ऐसा काम नहीं था जो एक सामान्य व्यक्ति करता, इसलिए अब उन्हें इस यान से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उसने मुलाकात के लिए इसलिए सहमति दी क्योंकि उसे वैसे भी यहाँ आना ही था, तो उसने सोचा कि रास्ते में उससे मिल ही ले। उसने इनाम वाला पेज बंद कर दिया। इसके बाद लिन मो ने बीस्टमास्टर एसोसिएशन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोला। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बीस्टमास्टर एसोसिएशन द्वारा बनाया गया था। कोई भी बीस्टमास्टर इस प्लेटफॉर्म पर व्यापार कर सकता है, बशर्ते वे बीस्टमास्टर एसोसिएशन में एक सरल प्रक्रिया पूरी कर लें। वे बेच या खरीद सकते थे। हालांकि प्रत्येक लेनदेन के लिए बीस्टमास्टर एसोसिएशन दोनों पक्षों से लेनदेन मूल्य का एक 10,000वां हिस्सा सेवा शुल्क के रूप में वसूलेगा। लिन मो ने सबसे पहले निकोंग वाइन के लिए खोज की। नतीजा अप्रत्याशित रूप से उत्पाद नहीं मिला ही रहा। फिर उसने जुवानवू के विकास के लिए आवश्यक कई अन्य सामग्रियों की खोज की। अगर उसे वे चीजें मिल जाती और कीमत उचित लगती तो वह उन्हें सीधे खरीद लेता। अगर वह उन्हें नहीं ढूंढ पाता तो वह बस इसे ऐसे ही छोड़ सकता था। सौभाग्यवश काफ़ी खोजबीन के बाद उसकी फसल काफ़ी अच्छी हुई। जहां तक शियाओ बाई के विकास के लिए आवश्यक सामग्रियों की बात है, अकादमी सामूहिक रूप से उनकी खरीद का प्रबंधन करेगी, इसलिए वह इस मामले में कुछ हद तक चिंता मुक्त हो सकता है। ये सब काम खत्म करने के बाद उसने उजाला रहते हुए अकादमी वापस जाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह बीस्टमास्टर एसोसिएशन के दरवाजे से बाहर निकला, उसे तुरंत महसूस हुआ कि दूर से 2 निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। यह उनके शरीर के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ था। विभिन्न गुणों में सुधार के कारण उनकी इंद्रियां कहीं अधिक तीव्र हो गई थीं। पहले इतनी दूरी पर उसके लिए किसी की निगाहों को महसूस करना असंभव होता। बिना कोई असामान्यता दिखाए वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। फिर उसने उस दिशा में बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि डाली। सूट पहने हुए 2 अधेड़ उम्र के आदमी, जो देखने में उच्च वर्गीय कर्मचारी लग रहे थे, सड़क के एक कोने पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे और बातें कर रहे थे। क्या वे हत्यारे हैं जिन्होंने वांग हाओ का इनाम लूटा? जैसे ही लिन मो शहर के हलचल भरे हिस्से की ओर बढ़ा, उसके विचार उस ओर मुड़ गए। दिन का समय था और सड़क पर कई पैदल यात्री मौजूद थे। उसे पूरा यकीन था कि अगर ये दोनों हत्यारे भी होते तो भी वे हरकत करने की हिम्मत नहीं करते। साथ ही वह ये भी पुष्टि करना चाहता था कि क्या ये दोनों वास्तव में हत्यारे थे। पूरा रास्ता चलते चलते वह जल्द ही एक शॉपिंग मॉल के पास पहुंच गया। यहाँ पैदल चलने वालों की संख्या और भी अधिक थी। जैसे ही वह सीढ़ियों पर मुड़ा, उसने सूट पहने हुए 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों को फिर से देखा। दोनों उससे लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी बनाए हुए थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे चल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। सड़क पर ऐसे 2 लोगों को देखकर कोई भी उन्हें हत्यारों से नहीं जोड़ेगा। लेकिन लिन मो को अब पूरा यकीन हो गया था कि ये दोनों ही वो लोग थे जिन्होंने वांग हाओ का इनाम स्वीकार किया था। 2 आधिकारिक बीस्टमास्टर, भले ही वे दोनों प्राथमिक स्तर के हों, मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लिन मो ने मन ही मन हिसाब लगाया। आधिकारिक बीस्टमास्टर्स के लिए स्पष्ट रैंक विभाजन भी होते हैं। निम्न से उच्च क्रम में वे हैं प्रारंभिक, मध्यवर्ती, उन्नत, अर्धमास्टर, मास्टर स्तर। लिन मो जैसे प्रशिक्षु बीस्टमास्टर प्रारंभिक स्तर पर पहुंच जाते हैं। बीस्टमास्टर मूल्यांकन उत्तीर्ण करने के बाद बीस्टमास्टर बन जाएं। इसके बाद अपने बीस्टमास्टर को अपग्रेड करने की इच्छा रखना, आगे की रैंकिंग तय करना केवल एक मूल्यांकन पास करने जितना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करना बीस्टमास्टर से इंटरमीडिएट बीस्टमास्टर बनने के लिए 3 कठिन आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले, पशु को वश में करने वाले स्थान का क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से 2 गुना होना चाहिए जो प्रतिभा जागृत होने के समय था। दूसरा, कम से कम एक पालतू जानवर की नस्ल का रैंक ग्रेड 2 या उससे अधिक होना चाहिए।
तीसरा, बीस्टमास्टर और पालतू जानवर की समग्र युद्ध शक्ति ग्रेड 2 के खतरनाक जानवर का सामना करने में सक्षम होनी चाहिए। इनमें से पहले दो अपेक्षाकृत आसान हैं। पहला लक्ष्य कड़ी मेहनत से हासिल किया जा सकता है। दूसरा लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब किसी के पास पैसा हो। हालांकि तीसरा विकल्प इतना आसान नहीं है। एक बीस्टमास्टर के पालतू जानवर के परिपक्व अवस्था में प्रवेश करने के बाद उसकी ताकत लगभग ग्रेड 1 के खूंखार जानवर के स्तर के बराबर हो जाती है। और युद्ध क्षमता बढ़ाने के लगभग 4 तरीके हैं। पहला, कौशल दक्षता बढ़ाना। दूसरा, पालतू जानवर की विकास गुणवत्ता में सुधार करें। तीसरा, पालतू जानवर की नस्ल की रैंक बढ़ाएं विकास। चौथा, पालतू जानवर की योग्यता में सुधार करें। ये चारों विधियां आसान से कठिन की ओर बढ़ती हैं। विशेष रूप से अंतिम दो चीजें ऐसी नहीं हैं जिन्हें केवल कड़ी मेहनत या समस्या पर पैसा खर्च करके हासिल किया जा सकता है। इसलिए बीस्टमास्टर समुदाय में बहुत से लोग प्राथमिक स्तर पर ही बने रहते हैं। वे जीवन भर बीस्टमास्टर बने रहते हैं। इसलिए किसी बीस्टमास्टर की ताकत का अंदाजा उनकी उम्र से नहीं लगाया जा सकता। इस समय लिन मो का इन दोनों से लड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वह यही सोच रहा था कि बिना कोई निशान छोड़े उनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। वह उन दोनों को बिना कोई निशान छोड़े गायब करना चाहता था। ... ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन मो नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि उसने उन्हें पहले ही खोज लिया है। ऐसे में संभवतः हत्यारों को हताशा में आकर उसके खिलाफ सीधे तौर पर जोखिम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे सतर्क रहना पड़ा। मॉल में घूमने और अपने और लिन रुयू के लिए नए सुरक्षात्मक सूट का एक सेट खरीदने के बाद लिन मो के चेहरे के भाव बदल गए और वह बीस्टमास्टर एसोसिएशन की ओर वापस मुड़ गया। उसे अचानक याद आया कि बीस्टमास्टर एसोसिएशन की अपनी पिछली यात्राओं के दौरान अगर वह देर रात तक व्यस्त रहता था तो वह डेटाबेस में रात भर रुकता था। इसलिए अगर वह आज रात भी यहीं रुकता है तो इससे उन्हें संदेह नहीं होना चाहिए। ये सोचते ही वह तुरंत डेटाबेस में वापस गया और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। इस स्थिति से वह अपनी आंखों के कोने से सड़क के कोने को देख सकता था। जब से वह बीस्टमास्टर एसोसिएशन में लौटा था वे दोनों हत्यारे फिर से उसी सड़क के कोने पर रुक गए थे। लेकिन इस बार वे सिर्फ वहीं खड़े नहीं रहे, वे सड़क के किनारे एक छोटे से भोजनालय में बैठ गए। ये तो मेरी पीठ पर चुभे कांटों की तरह हैं, लिन मो ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। पहले जब उसे पता नहीं था कि उस पर नज़र रखी जा रही है तो उसे ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता था। अब जब उसे पता चल गया था कि ये दोनों लगातार उस पर नज़र रख रहे हैं तो उसे बहुत बेचैनी महसूस होने लगी। वह सामग्री को पढ़ने पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। मुझे जल्द से जल्द एक औपचारिक बीस्टमास्टर बनना होगा। लिन मो ने गहरी सांस ली, खुद को विचलित करने वाले विचारों को दूर करने के लिए मजबूर किया और सामग्रियों की सावधानीपूर्वक जांच करना शुरू कर दिया। अगली सुबह तक तभी वह पहले की तरह किंगयुआन अकादमी के लिए रवाना हुआ। अकादमी लौटते समय वे दोनों हर समय उसका पीछा करते रहे। अकादमी में प्रवेश करने के बाद ही जाकर आखिरकार उस पर टिकी निगाहें हटीं। लिन मो ने राहत की एक हल्की सांस ली और तेजी से पुस्तकालय की ओर चल पड़ी। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान प्रतियोगिता के लिए चयन प्रक्रिया निकट होने के कारण अकादमी का हालिया पाठ्यक्रम हल्का रखा गया था, जिससे छात्रों को स्वतंत्र प्रशिक्षण के लिए अधिकांश समय मिल सके। इससे उन्हें बीस्टमास्टर मूल्यांकन की तैयारी के लिए अधिक समय मिल गया। और आज के दिन शाओ बाई ने उसे एक और आश्चर्य दिया। 80 दिनों से अधिक के कठिन प्रशिक्षण और स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास से मिले हालिया बोनस के बाद वाटर ब्लेड एडवांस्ड की दक्षता अंततः मास्टरी स्तर तक पहुंच गई। मास्टरी लेवल वाटर ब्लेड में तेज संघनन, अधिक शक्ति और लंबी रेंज के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये छोटे मोड़ ले सकता था। सरल शब्दों में कहें तो पहले के वाटर ब्लेड केवल सीधी रेखा में ही हमला कर सकते थे, लेकिन अब वाटर ब्लेड एक चाप में हमला कर सकता था। इस छोटे से बदलाव को कम मत आंकिए, इसका युद्ध पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए पालतू जानवरों से होने वाली लड़ाइयों के दौरान सामने से बचाव हमेशा सबसे कड़ा होता है। पहले जियाओ बाई के सामने से आने वाले जल ब्लेड को आसानी से चकमा दिया जा सकता था या रोका जा सकता था, लेकिन अब जियाओ बाई की जल तलवार सामने से पूरी तरह से बचकर बगल से हमला कर सकती है, जिससे दुश्मन के लिए बचाव करना निश्चित रूप से मुश्किल हो जाएगा। यदि इसे जल धुंध के साथ मिला दिया जाए तो इससे बचाव करना लगभग असंभव हो जाएगा। ये सोचकर लिन मो के चेहरे पर मुस्कान आ ही गई। किसी कौशल में परिपक्वता की अवस्था में प्रवेश करने से पहले ही उसमें महारत हासिल कर लेना, अगर यह बात किसी को बताई जाए तो यकीनन अनगिनत लोग चौंक जाएंगे। आखिरकार सामान्य तौर पर किसी पालतू जानवर के कौशल में महारत हासिल करने के लिए कम से कम 1 साल के कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। टिप्पणी: यह 1 वर्ष केवल निपुण से अग्रणी बनने तक का समय है। यदि शुरुआती स्तर से निपुणता तक पहुंचने के लिए अभ्यास किया जाए तो इसमें कम से कम 2 साल लगेंगे, और यह मानकर चल रहे हैं कि कम से कम 4 घंटे का दैनिक प्रशिक्षण 2 साल से अधिक समय तक चलेगा।
यदि प्रशिक्षण की अवधि अपर्याप्त है तो इसमें और भी अधिक समय लगेगा। सामान्य परिस्थितियों में एक पालतू जानवर को लावा अवस्था 1 से परिपक्व अवस्था तक पहुंचने में लगभग 2 साल लगते हैं। इसलिए पालतू जानवर के परिपक्व अवस्था में प्रवेश करने से पहले निपुणता प्राप्त करना वास्तव में एक कठिन उपलब्धि है। लिन मो ने अपनी तेज गति से विकास विशेषता और स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास से मिले बोनस की बदौलत बड़ी मुश्किल से यह कर दिखाया। वर्तमान में शियाओ बाई में परिपक्व अवस्था के विरोधियों से भी लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। पालतू जानवर, लिन मो ने मन ही मन फैसला किया, लेकिन ये लड़ने की ताकत रखने तक ही सीमित था। जीतना अब भी असंभव था। शिशु अवस्था और परिपक्व अवस्था के बीच एक गुणात्मक अंतर होता है जिसे कौशल दक्षता से पाटा नहीं जा सकता। लिन मो, हेलो। इसी क्षण एक महिला की आवाज आई जिसने लिन मो के विचारों को बाधित कर दिया। करीने से छोटे बालों वाली और कुछ हद तक उभलंगी चेहरे वाली एक लंबी लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। गुशी, लिन मो ने नवागंतुक को पहचान लिया। वर्तमान में नवागंतुक रैंकिंग में चौथे स्थान पर है, क्योंकि उसने उस समय चौथे स्थान पर रही बी यूनजिंग को हराया था जब नवागंतुक रैंकिंग में धांधली हुई थी, इसलिए उसके मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा था। उसका पालतू जानवर स्वर्ण योग्यता वाला था, विश्व विशेषता फीनिक्स टेल तितली। क्या तुम मुझे चुनौती देने आए हो? लिन मो ने पूछा। शाओ निंग ने उसे पहले ही बताया था कि नवागंतुक रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाले कई छात्रों के पास पालतू जानवर थे जो किशोर अवस्था के 9वें चरण तक पहुंच चुके थे। जी हाँ, गुशी ने कहा, मैं आपसे 20 दिन बाद यानी इस महीने के आखिरी दिन इस बारे में बात करना चाहती हूँ। जरूर, लिन मो ने तुरंत सहमति दे दी। वह समझ गया कि गुशी इसे महीने के अंत में क्यों निर्धारित करना चाहती थी। एक और नवागंतुक रैंकिंग पुरस्कार हर महीने की पहली तारीख को वितरित किए जाते हैं। वह इस महीने का इनाम पहले ही ले चुका था। अगर गुशी अब अपनी चुनौती में सफल भी हो जाती है तो भी उसे इनाम के लिए अगले महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। महीने के अंत में चुनौती देकर यदि वह सफल हो जाती तो उसे तुरंत पुरस्कार मिल सकता था। दूसरी ओर गुशी के पालतू जानवर ने अभी अभी किशोर अवस्था के 9वें चरण में प्रवेश किया था। इसे 20 दिन बाद निर्धारित करके वह इस समय का उपयोग अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए कर सकती थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने पूछने के लिए 20 दिन तक इंतजार क्यों नहीं किया, ये संभवतः चैलेंज स्लॉट को लेकर कोई चिंता थी। अकादमी के नियमों के अनुसार नवागंतुक रैंकिंग में शामिल छात्रों को प्रति माह कम से कम 3 चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। 3 बार ऐसा होने के बाद वे आगे की चुनौतियों को अस्वीकार कर सकते हैं। और नवागंतुक रैंकिंग में पहले स्थान पर होने के कारण वह वर्तमान में सभी के लिए एक लक्ष्य थे और कई लोग उन्हें चुनौती देना चाहते थे। इसलिए गुशी का तरीका काफी चतुराई भरा था। बिल्कुल, उसने इतनी आसानी से इसलिए सहमति दे दी क्योंकि गुशी का तरीका उसके लिए भी फायदेमंद था। आखिरकार वह उन 20 दिनों का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भी कर सकता था, और तेज गति से विकास के साथ वह निश्चित रूप से गुशी से कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन करेगा। अच्छा, तो महीने के अंत में मिलते हैं, गुशी ने भी सीधे सीधे कहा और बोलते ही तुरंत चली गई। लिन मो ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपना सिर उन सामग्रियों में दबाए रखा। लेकिन तभी एक और व्यक्ति उसके पास आया। जैसे ही यह आकृति पास आए, लिन मो की तीव्र इंद्रियों ने तुरंत एक तीव्र शत्रुता का अनुभव किया। इस प्रकार उसने ऊपर देखे बिना ही जान लिया कि वह कौन है। म्यू यूनटिंग वर्तमान में नवागंतुक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। मैं तुम्हें चुनौती देना चाहती हूँ। म्यू यूनटिंग बिल्कुल भी विनम्र नहीं थी और सीधे मुद्दे पर आ गई। जरूर, लिन मो ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। हालांकि म्यू यूनटिंग का पालतू जानवर पहले ही परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुका था। चूंकि दूसरे पक्ष ने चुनौती पेश की थी और वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल शांति से इसका सामना कर सकता था। संयोगवश वह इस अवसर का उपयोग ये देखने के लिए भी कर सकता था कि शियाओ बाय और परिपक्वता के बीच वास्तव में कितना अंतर था। पालतू जानवर, कब? उसने पूछा। तुम फैसला करो। म्यू यूनटिंग का स्वर सपाट था, मानो जीत उसके हाथ में हो। लिन मो ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या आप वाकई आश्वस्त हैं? हालांकि नियमों में ये प्रावधान है कि चुनौती देने का समय दोनों पक्षों द्वारा बातचीत के माध्यम से तय किया जा सकता है। आमतौर पर यह चुनौती देने वाले व्यक्ति द्वारा तय किया जाता है। जब तक चुनौती दिए गए व्यक्ति की व्यस्तता इसकी अनुमति न दे, बहुत कम लोग समय बदलते हैं। जरूर, म्यू यूनटिंग का स्वर दृढ़ था। लिन मो मुस्कुराए। तो चलिए इसे महीने के अंत में करते हैं। मैं दोनों चुनौतियों का एक साथ निपटारा कर लूंगी। म्यू यूनटिंग ने गुशी के साथ उनकी बातचीत जरूर सुनी होगी। वह ये भी समझता था कि दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान करना का क्या अर्थ होता है। तुम तो वाकई बहुत आत्मविश्वासी हो। म्यू यूनटिंग के होंठों के कोने पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। उम्मीद है तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। लिन मो ने म्यू यूनटिंग की पीठ की ओर देखा, मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और मन ही मन बुदबुदाई, तुम्हें तो इसका पछतावा नहीं होना चाहिए।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो 20 दिनों में उसका बेटा शियाओ बाई भी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। अगले कुछ दिनों में नवागंतुक रैंकिंग के शीर्ष 10 में शामिल कई और लोगों ने लिन मो को चुनौती दी। हालांकि लिन मो ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। उन्हें पहले ही बी युनजिंग द्वारा एक बार चुनौती दी जा चुकी थी और चूंकि उन्होंने गुशी और मू युनटिंग की चुनौतियों को पहले ही स्वीकार कर लिया था, इसलिए उन्होंने महीने के लिए अपने तीनों चुनौती स्लॉट का उपयोग कर लिया था। इससे चुनौती देने वाले बेहद निराश हुए। कई लोगों ने तो खेद भी व्यक्त किया और पहले चुनौती न देने के लिए खुद को कोसते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। इन प्रतिक्रियाओं को देखकर लिन मो काफ़ी हैरान रह गई। इन लोगों ने अपने पालतू जानवरों के विकास स्तर में केवल एक चरण की वृद्धि देखी थी। क्या वे सचमुच इतने अहंकारी हो गए थे? ऐसा लग रहा था मानो अगर उन्हें उसे चुनौती देने का मौका दिया जाए तो वे निश्चित रूप से जीत जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। उन सब बातों पर ध्यान देने में बहुत आलसी होने के कारण उसने अपनी गति बनाए रखी और आगामी बीस्टमास्टर मूल्यांकन की तैयारी में जुट गया। इसी तरह 6 और दिन बीत गए। खबर जानने का दिन आ गया था। ये वही दिन था जब वह यान से मिलने के लिए सहमत हुआ था। वह सुबह सुबह बीस्टमास्टर एसोसिएशन में पहुंचा। सबसे पहले उसने टर्मिनल की जांच की। निकोंगलता के लिए घोषित इनाम पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हालांकि यान ने उसे जवाब देते हुए बैठक का समय रात 8 बजे निर्धारित कर दिया था। फिर से रात हो गई। लिन मो ने मन ही मन शिकायत की। यान हमेशा रात में बैठकें करना पसंद करता था। परिणामस्वरूप अपनी सुरक्षा के लिए उसे रात डेटाबेस में ही बितानी पड़ेगी, क्योंकि जिस समय उसने बीस्टमास्टर एसोसिएशन में प्रवेश किया उसी समय वे दोनों हत्यारे एक बार फिर सड़क के कोने पर रुक गए थे। हालांकि दोनों ने अपने कपड़े और रूप बदल लिए थे, यहाँ तक कि साधारण वेश बदलने का भी सहारा लिया था। लिन मो अब भी उन्हें एक नज़र में ही पहचान लेती है। कितना धैर्यवान! लिन मो ने हल्की सी आह भरी। उसे यह नहीं पता था कि वांग हाओ द्वारा दिए गए इनाम में इन दोनों हत्यारों को इतनी मेहनत करने के लिए कितनी रकम दी गई थी। वह इससे पहले बीस्टमास्टर एसोसिएशन में एक बार वांग हाओ से मिल चुका था। अगर वांग हाओ ने उस समय इनाम घोषित किया होता तो अब तक कम से कम 1.5 महीना बीत चुका होता। दूसरे शब्दों में कहें तो ये दोनों हत्यारे कम से कम 1 महीने से उस पर नज़र रख रहे थे। इतने लंबे समय तक केवल उसका पीछा करने में सक्षम होने और हमला करने का अवसर न मिलने पर अधिकांश लोग बहुत पहले ही हार मान लेते। फिर भी ये दोनों पूरी तरह से उसी पर ध्यान केंद्रित किए रहे। इससे पता चलता है कि इन दोनों हत्यारों की पेशेवर योग्यता काफ़ी उच्च स्तर की थी और ऐसे लोगों की कीमत अक्सर कम नहीं होती थी। इन विचारों को मन से निकालने के लिए सिर हिलाते हुए लिन मो ने डेटाबेस में मौजूद सामग्रियों को देखना जारी रखा। इस दौरान की गई कड़ी मेहनत के बाद वह सैद्धांतिक मूल्यांकन के लिए लगभग तैयार था। अब जैसे ही जियाओ बाई परिपक्व अवस्था में प्रवेश करेगा वह तुरंत बीस्टमास्टर मूल्यांकन दे सकता है और उन्हें पूरा भरोसा था कि वे पहले ही प्रयास में पास हो जाएंगे। तो मुझे बस इस अंतिम चरण को सहन करना होगा, लिन मो ने खुद को दिलासा दिया। आधिकारिक बीस्टमास्टर बनने के बाद वह गुमनाम रूप से हत्या के लिए इनाम घोषित कर सकता था। जब तक वह अपने नियोक्ता वांग हाओ से निपटता रहेगा तब तक उस पर नज़र रखने वाले दोनों हत्यारे स्वाभाविक रूप से उसके लिए कोई समस्या नहीं रहेंगे। शाम के 8 बजे अपना लबादा और मुखौटा पहने हुए लिन मो ठीक समय पर उस गुप्त कमरे में पहुंच गया जिस पर यान सहमत हुआ था। हालांकि यान का व्यवहार अजीब था, लेकिन वह समय की बहुत पाबंद थी। जब वह गुप्त कमरे में दाखिल हुआ तो वह पहले से ही वहां बैठी थी। लिन मो को बैठते देख उसने सीधे कहा, मुझे एक ऐसी जगह का पता है जहां राजा स्तर की योग्यता वाला पालतू जानवर का अंडा है, लेकिन उसे पाने के लिए एक मास्टर स्तर के पशु स्वामी को भी अपनी जान देनी पड़ सकती है। क्या यह आपके लिए ज़रूरी सुराग है? लिन मो ने अपने मास्क के पीछे से यान को गहरी नज़रों से देखा। उसने पहले कहा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानती है जो राजा के स्तर की योग्यता वाले पालतू जानवर का अंडा बेचना चाहता है। अब वह कह रही थी कि वह एक ऐसी जगह जानती है जहां ये चीज़ मौजूद है। अगर ये दोनों ही जानकारियां सच थीं तो इस यान की खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता वाकई कुछ ज़्यादा ही भयावह थी। राजा स्तरीय योग्यता के बारे में सुराग पालतू जानवरों के अंडे आम लोगों के लिए एक बार भी ढूंढना मुश्किल था। फिर भी वह आसानी से 2 चीज़ें निकाल सकती थी, ये निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, अगर आपकी बात सच है तो स्वाभाविक रूप से यह एक सुराग के रूप में काम करेगी। यान ने कहा, इस तरह के सुराग के लिए आप कितना भुगतान करने को तैयार हैं? आपको पता होना चाहिए कि आपने इनाम के तौर पर जो 10 लाख रुपये की पेशकश की है वह इस सुराग की लागत को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। 10 मिलियन, लिन मो ने एक आंकड़ा बताया। राजा जैसी योग्यता वाला एक पालतू जानवर का अंडा कम से कम 5 अरब का था। ऐसे सुराग के लिए 10 मिलियन खर्च करना बिल्कुल उचित था। यान को लिन मो से इतनी सीधी बात की उम्मीद नहीं थी। वह एक पल रुकी और बोली, आपकी कीमत में थोड़ी ईमानदारी झलकती है।
लिनमो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस यान की ओर देखती रही। यान ने अब तक जो सुराग दिया था वह महज एक काल्पनिक वादा था। ऐसी कोई जगह वास्तव में मौजूद थी या नहीं, यह अभी भी एक अज्ञात बात थी। फिर यान ने लिनमो की ओर देखा और कहा, 15 मिलियन और मैं ये सुराग तुम्हें बेच दूंगा। लिनमो ने तुरंत कोई जवाबी प्रस्ताव नहीं दिया, बल्कि पूछा, क्या आपने इस सुराग के लिए लेन देन के तरीके पर विचार किया है? हम बीस्टमास्टर एसोसिएशन की एस्क्रो सेवा का उपयोग करेंगे, यान ने कहा। लिनमो की भौहें उसके मास्क के पीछे फड़क उठीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दौरान यान ने भी काफ़ी होमवर्क किया था। ये जानना जरूरी था कि पहले उसे इस एस्क्रो सेवा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लिनमो ने सिर हिलाते हुए कहा, अब हम कीमत के बारे में बात कर सकते हैं। 10 मिलियन, एक पैसा भी ज्यादा नहीं, वरना मुझे सुराग नहीं चाहिए। 12 मिलियन, यही वह न्यूनतम कीमत है जिसे मैं स्वीकार कर सकता हूँ। यान का रवैया भी उतना ही दृढ़ था। बिना कुछ और कहे लिनमो खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चल पड़ी। रुको, यान ने उसे पुकारा। 11 मिलियन, वाकई सबसे कम। लिनमो ने फिर भी कुछ नहीं कहा और बाहर चली गई। ठीक है, 10 मिलियन, यान मान गई, लेकिन दूर से भी लिनमो को उसके दांत पीसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। स्पष्ट रूप से इस कीमत को स्वीकार करना उसके लिए वाकई थोड़ा मुश्किल था। मास्क के नीचे लिनमो के होंठों के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। ठीक है। दरअसल वह 12 मिलियन स्वीकार कर सकता था, उठकर चले जाना तो बस उसकी सौदेबाजी की रणनीति थी। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी रणनीति बहुत सफल रही थी। तुरंत ही लिनमो ने $10 मिलियन एस्क्रो खाते में स्थानांतरित कर दिए और फिर उसे राजा स्तरीय योग्यता के बारे में सुराग मिला। यान से पालतू जानवर का अंडा। उसी समय उसे आखिरकार समझ में आ गया कि यान ने ऐसा क्यों कहा था कि एक मास्टर स्तर का बीस्ट मास्टर भी इस पालतू जानवर के अंडे को पाने के लिए अपनी जान की कीमत चुका सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजा स्तरीय योग्यता पालतू जानवर का अंडा जंगल में था। इसके अलावा ये छठे रैंक के एक खूंखार जानवर के घोंसले के अंदर स्थित था। छठे रैंक के खूंखार जानवर का क्या तात्पर्य था? उस समय एक एकल 5 रैंक उन्नत गोल्ड विंग्ड एरोपेंग ने किंगयुआन अकादमी में आसानी से लगभग 600 लोगों की मौत का कारण बना था। विभाग प्रमुख स्तर के 10 से अधिक विशेषज्ञों के एक साथ काम करने के बावजूद भी वे इसे पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाए थे। यहाँ तक कि लिनमो भी इसके हाथों लगभग मर ही गया था। अगर उसके पशु वशीकरण क्षेत्र के भीतर मौजूद श्वेत बादल विशालकाय ड्रैगन ने उस महत्वपूर्ण क्षण में कार्रवाई न की होती तो शायद अब तक उसकी कब्र पर घास कमर तक ऊंची हो गई होती। बिल्कुल, इसका एक कारण ये था कि गोल्ड विंग्ड एरोपेंग सबसे तेज उड़ने वाले खूंखार जीवों में से एक था। इस प्रकार के गति उन्मुख खूंखार जानवर से निपटना स्वाभाविक रूप से अन्य जानवरों की तुलना में अधिक कठिन था। लेकिन अगर किसी गोल्ड विंग्ड एरोपेंग का सामना छठे रैंक के किसी खतरनाक जानवर से हो जाए तो उसके पास भी घबराहट में भागने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि रैंक 5 और रैंक 6 के बीच शक्ति का बहुत बड़ा अंतर था। छठे रैंक का एक खतरनाक जानवर शायद गोल्ड विंग्ड एरोपेंग को मार न सके, लेकिन गोल्ड विंग्ड एरोपेंग भी निश्चित रूप से जीत हासिल नहीं कर पाएगा। एक और बात थी, क्वासी मास्टर बीस्ट मास्टर के लिए मास्टर स्तरीय बीस्ट मास्टर बनने की कठिन आवश्यकताओं में से एक रैंक 5 विसियस बीस्ट का सामना करने की क्षमता थी। ध्यान दें कि आवश्यकता सहन करने की थी, न कि पराजित करने की। दूसरे शब्दों में कहें तो एक मास्टर स्तर का बीस्ट मास्टर भी रैंक 6 विसियस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस पालतू जानवर के अंडे को हासिल करने की कोशिश करना कितना मुश्किल और खतरनाक होगा। फिर भी लिनमो को लगता था कि उसके 10 मिलियन बहुत अच्छे से खर्च हुए हैं, क्योंकि उसके पास जुआनवो और कुनपेंग थे। इन दोनों में से एक उसे चुपचाप पास आने दे सकता था, जबकि दूसरा उसे अधिकतम गति से भागने दे सकता था। यदि वे अच्छी तरह से समन्वय स्थापित कर लेते तो उसके पास पालतू जानवर का अंडा प्राप्त करने का एक निश्चित मौका होता। बिल्कुल, ये जोखिम निश्चित रूप से कम नहीं था। But for a pet beast egg worth 5 billion, he felt it was worth a gamble. After obtaining the specific coordinates of the pet beast egg from Jan, Linmo left the secret room and returned to the database. Given his current situation, he absolutely could not go into the wild. That would be equivalent to him personally creating a perfect opportunity for the two assassins to strike. However, he couldn't wait forever either, because he had to confirm the truth of the sled within 2 months and then pay Jan. It looks like I'll be busy with many things lately. Linmo began to organize his thoughts. First, he had to deal with the challengers from Gushi and Mu Yunting. Then, there was the Beastmaster assessment. After that, the selection for the national competition participants. Although the specific selection rules weren't known yet, it would definitely involve a series of evaluations. Finally, he had to go find that king-level aptitude pet beast egg. All of this had to be completed within 40 days, so the schedule was quite tight. Thinking of this, Linmo shook his head to clear his mind and began to study the material seriously. In the following days,
Perhaps it was because every day was so fulfilling. Lin Mo felt that time was passing very quickly. In the blink of an eye, another 4 days passed. There were only 10 days left before his scheduled challenge with Gushi and Mu Yunting. It was on this day. Kunpeng leveled up. Name, Kunpeng Gold Winged Arrow Peng. Attribute, Wind. Aptitude, Platinum Low Rank. Race Rank, 5 Rank Advance. Innate, Skill, Wind Riding Advance, Entry Level, Space Splitting Claw Advance, Entry Level, Wind Blade Advance, Entry Level. Growth Rank, Level 6 Infant Stage. Upon reaching Level 6 Infant Stage, Kunpeng's size increased once again. उसके शरीर की लंबाई 2 मीटर और पंखों का फैलाव 4 मीटर था। वहां खड़े होकर वह लिन मो से भी लंबा दिख रहा था और कुछ हद तक द रिटर्न ऑफ द कोंडोर हीरोज के बाज जैसा लग रहा था। लेकिन चूंकि उसके पंख सुनहरे थे और सूर्य की रोशनी में हल्की सुनहरी चमक बिखेरते थे, इसलिए वह उस दिव्य बाज से भी अधिक राजसी प्रतीत होता था। इसके अलावा कुनपेंग के कठिन प्रशिक्षण और स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास के दोहरे समर्थन के तहत इसके तीनों कौशल प्रवेश स्तर तक पहुंच गए थे। विशेष रूप से विंड ब्लेड एडवांस्ड कौशल लिन मो के अनुमान में एक निपुण स्तर से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। हालांकि कुनपेंग का लेवल बढ़ना उसके लिए मामूली आश्चर्य की बात थी। जिस बात का वह फिलहाल और भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था वह थी लिटिल वाइट का लेवल अप होना। और लिटिल वाइट ने उन्हें निराश नहीं किया। 10 दिन बाद की सुबह लिन मो की बेसब्री से प्रतीक्षा के चलते लिटिल वाइट ने आखिरकार अगला लेवल हासिल कर लिया। नाम, सफ़ेद बाघ भूत बाघ। विशेषता, जल। योग्यता, गोल्ड इंटरमीडिएट। रेस रैंक, 5 रैंक एडवांस्ड। जन्मजात कौशल, छुपकर चलना उन्नत। निपुणता, जल ब्लेड उन्नत। निपुणता, जल धुंध उन्नत। प्रारंभिक स्तर। विकास क्रम, प्रारंभिक परिपक्व अवस्था, लड़ाई शक्ति प्रथम क्रम निम्न श्रेणी। परिपक्व अवस्था में प्रवेश करते ही लिटिल वाइट का आकार भी जुवानवू की तरह विस्फोटक रूप से बढ़ने लगा। इसकी शरीर की लंबाई सीधे 3 मीटर से बढ़कर 4.5 मीटर हो गई और इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर से बढ़कर 2 मीटर हो गई, जो इसे असाधारण रूप से वीर और दबंग दिखा रहा था। इसके अलावा परिपक्व अवस्था में प्रवेश करने के बाद लिटिल वाइट की पारदर्शिता की सहज भावना और भी अधिक स्पष्ट हो गई। सूर्य की रोशनी में उसके शरीर पर मौजूद काले पैटर्न के कारण उसे अभी भी धुंधला सा देखा जा सकता था, लेकिन छायादार क्षेत्रों में ये लगभग वातावरण में घुल मिल जाता था, यहाँ तक कि अगर कोई ध्यान से देखे भी तो भी लिटिल वाइट की उपस्थिति का पता लगाना मुश्किल था। जन्मजात हत्यारा, लिन मो ने भावुक होकर आह भरी। जब उन्होंने पहली बार लिटिल वाइट को काम पर रखा था तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि उसकी शक्ल और कौशल जन्मजात हत्यारे जैसे ही थे। अब वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक बार फिर वही बात दोहरा दी। फिर कौशल दक्षता की बात आती है। लिटिल वाइट के कठिन अभ्यास और स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास से मिले प्रोत्साहन के तहत वाटर ब्लेड के बाद इसकी स्टील्थ एडवांस्ड भी मास्टरी स्तर तक पहुंच गई थी। स्टील्थ कौशल के लिए विभिन्न दक्षता स्तरों के बहुत स्पष्ट संकेतक नहीं थे। हालांकि जैसे जैसे दक्षता बढ़ती जाती स्टील्थ प्रभाव बेहतर होता जाता और स्टील्थ अवस्था में प्रवेश करने की गति तेज होती जाती। उदाहरण के लिए, पहले किसी कौशल को जारी करने के बाद लिटिल वाइट के दोबारा स्टील्थ मोड में प्रवेश करने की प्रक्रिया को दूसरे लोग आसानी से देख सकते थे, लेकिन अब किसी कौशल को जारी करने के बाद इसके दोबारा स्टील्थ मोड में जाने की प्रक्रिया से लोगों को ऐसा महसूस होता था कि यह उस स्थान पर बस झलक कर गायब हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज, सुगम और अधिक निर्बाध थी। ये खेदजनक है कि वाटर मिस्ट एडवांस्ड निपुण स्तर तक नहीं पहुंच सका। लिन मो को थोड़ा अफसोस हुआ। वाटर मिस्ट एक ऐसा कौशल था जो आक्रमण और रक्षा दोनों को जोड़ता था और इसका कवरेज क्षेत्र दक्षता के विभिन्न स्तरों पर भिन्न होता था। शुरुआत में इसका दायरा 2 मीटर था। एंट्री लेवल पर कवरेज क्षेत्र 4 मीटर त्रिज्या का था। यदि यह निपुण स्तर तक पहुंच जाता है तो इसका कवरेज क्षेत्र 8 मीटर तक पहुंच जाएगा, जिससे कौशल की शक्ति में निश्चित रूप से काफ़ी वृद्धि होगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समय की गणना करने के साथ साथ स्पिरिट कम्युनिकेशन ग्रास से मिलने वाले प्रोत्साहन को देखते हुए वाटर मिस्ट निपुण स्तर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। फिर लिन मो ने आखिरकार गंभीरता से अपनी स्थिति का आकलन करना शुरू किया। उसी समय लिटिल वाइट परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुका था। उसका शरीर एक बार फिर मजबूत हो गया था। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि इस बार उसने कितना सुधार किया है। जुवानवू ने आखिरी बार जब परिपक्वता की अवस्था में प्रवेश किया था तब वह पुस्तकालय में था। स्थान की कमी के कारण विभिन्न आंकड़ों में हुए सुधार का आकलन केवल लिन मो स्वयं ही कर सकते थे। इसलिए इस बार ये पता लगाने के लिए कि विभिन्न गुणों में किस हद तक सुधार हुआ है, वह विशेष रूप से लिन रुयू के विशेष प्रशिक्षण क्षेत्र में आया। लिन रुयू की बी ग्रेड प्रतिभा का एक फायदा ये भी था कि उसे पूर्ण सुरक्षा और गोपनीयता प्राप्त थी। उसके एट्रीब्यूट डेटा के लीक होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी।
प्रशिक्षण मैदान बड़ा नहीं था, केवल कुछ 100 वर्ग मीटर का था, लेकिन यह विभिन्न प्रशिक्षण और परीक्षण उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित था। लिनमो पहले ताकत का परीक्षण करने वाले यंत्र के पास गया और फिर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्य पर मुक्का मारा। टकराना, एक जोरदार धमाका गूंज उठा। मशीन थोड़ी सी कांपी, फिर लाल बत्ती चमकी और अंत में एक संख्या पर स्थिर हो गई, 512 किलोग्राम। लिनमो ने अपने शरीर को थोड़ा ढीला किया और 2 और मुक्के मारे। उन दोनों समयों के आंकड़े क्रमशः 508 किलोग्राम और 515 किलोग्राम थे। तीनों का औसत लेने पर उसकी वर्तमान ताकत 511 किलोग्राम थी, जो 1022 जिन के बराबर है। कुल मिलाकर ये ठीक 1000 जिन था। दूसरे शब्दों में, परिपक्व अवस्था में प्रवेश करने वाले शियाओ बाई की शक्ति में 500 जिन की और वृद्धि हो गई थी। अब तो माइक टायसन भी उसका सामना करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। अगला नंबर गति का था। लिनमो ने भी 3 बार दौड़ लगाई। उनकी 100 मीटर स्प्रिंट का समय 4.67 सेकंड, 4.43 सेकंड और 4.85 सेकंड था। वह लगातार 5 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी कर सकता था। हालांकि पिछले 6 सेकंड की तुलना में यह कोई खास सुधार नहीं लग रहा था, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि 100 मीटर स्प्रिंट में हर 0.01 सेकंड का सुधार बेहद मुश्किल होता है। लेकिन इस बार लिनमो ने पिछली बार की तुलना में पूरे 1 सेकंड से भी अधिक का सुधार किया था। यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक छलांग थी। फिर बारी आई कूदने की क्षमता की। उसकी वर्तमान पहुंच की ऊंचाई आसानी से 5 मीटर तक पहुंच सकती है। ये किस तरह का विचार था? इसका मतलब यह था कि खड़े होकर कूदने पर उसके पैरों की जमीन से अधिकतम ऊंचाई बास्केटबॉल बैकबोर्ड के ऊपरी किनारे तक पहुंच सकती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वह सीधे बैकबोर्ड के ऊपरी किनारे पर कूद सकता था। जहां तक उनकी लंबी कूद की क्षमता की बात है, वे सिर्फ एक साधारण छलांग में 5 या 6 मीटर की छलांग लगा सकते थे। इस दूरी और उसकी पहुंच की ऊंचाई को देखते हुए अगर उसे दौड़ने का मौका मिल जाए तो भले ही वह बुक्स या उपन्यासों में वर्णित दीवार पर दौड़ने के कारनामों की बराबरी न कर पाए, लेकिन वह उनसे बहुत पीछे नहीं होगा। इनके अलावा लिनमो ने अपनी त्वचा की मजबूती का भी परीक्षण किया। 2 दौर के सुदृढ़ीकरण के बाद हालांकि उसकी त्वचा को छूने पर कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसकी कठोरता पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हो गई थी। उसने एक छोटे चाकू से अपनी बांह पर वार करने की कोशिश की। पहले उतनी ही ताकत लगाने पर वह आसानी से एक कट लगा सकता था, लेकिन अब केवल एक हल्का सफ़ेद निशान ही रह जाता है। इसके बाद हड्डियों और मांसपेशियों के घनत्व में परिवर्तन देखे गए। उसका शारीरिक गठन पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसका वजन पूरे 40 जिन बढ़ गया था। इससे पता चला कि उसकी हड्डियां और मांसपेशियां पहले की तुलना में कहीं अधिक घनी और मजबूत थीं। और ये बदलाव निस्संदेह उनकी रक्षात्मक क्षमताओं को काफ़ी हद तक बढ़ा देंगे। पहले अगर उसे दुश्मन के किसी खतरनाक जानवर से एक बार भी चोट लग जाती थी तो वह तुरंत ही खेल से बाहर हो सकता था, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा यह एक गंभीर चोट ही होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी पिछली ताकत और गति के साथ क्रूर जानवरों के हमलों से बचना वास्तव में मुश्किल था। लेकिन अब 100 मीटर के लिए 4 सेकंड से अधिक का क्या मतलब था? 20 मीटर प्रति सेकंड से अधिक। जब तक उस पर घात लगाकर हमला न किया जाए या उसका सामना किसी बेहद तेज रफ्तार वाले खूंखार जानवर से न हो, तब तक उसके सामने से होने वाले हमले से बचने की काफ़ी संभावना थी। यह अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में उसकी जीवित रहने की संभावना को बढ़ाने के बराबर भी था। ये विशेषताएं बेहद असामान्य हैं। सभी आंकड़ों की जांच करने के बाद लिनमो प्रशंसा से विस्मयचकित हुए बिना नहीं रह सकी। अगर वह अब पृथ्वी पर लौटता है तो उसे निश्चित रूप से अमानव कहा जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी शारीरिक क्षमता हासिल करना बिल्कुल असंभव था। तथापि लिनमो ने दोनों मजबूतियों के बीच कुछ अंतर अभी भी महसूस किए। सबसे पहले जियाओ बाई द्वारा प्रदान की गई मजबूती जुवानवु द्वारा प्रदान की गई मजबूती से कहीं अधिक मजबूत थी। शुवानवु के मजबूत होने के बाद उसकी शक्ति लगभग 500 जिन थी, लेकिन इसमें उनकी अपनी मौलिक ताकत भी शामिल थी। एक सामान्य वयस्क की शक्ति लगभग 100 से 140 जिन के बीच होती है। दूसरे शब्दों में जुवानवु द्वारा उसे दी गई शक्ति में वृद्धि लगभग 360 से 400 जिन थी, जबकि जियाओ बाई ने इसे पूरे 500 से अधिक जिन से बढ़ा दिया था। दूसरे, त्वचा की मजबूती में सुधार के लिए शुवानवु का मजबूती प्रदान करने वाला प्रभाव बेहतर था। हालांकि इस बार जियाओ बाई के मजबूत होने से उसकी त्वचा की कठोरता और भी बढ़ गई, लेकिन इसका समग्र प्रभाव पहले जितना स्पष्ट नहीं था। उन्हें इसका परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह उनके अपने शरीर में हुआ परिवर्तन था, इसलिए वे इसे बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। फिर तीसरा बिंदु, आत्मा को मजबूत करना। शुवानवु के सुदृढ़ीकरण का उसकी आत्मा पर मूलतः कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जियाओ बाई के सुदृढ़ होने के बाद उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी आत्मा बहुत प्रचुर और परिपूर्ण थी, और आत्मा के सुधार से भी बहुत लाभ हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक ध्यान के समय का विस्तार था।
एक बीस्टमास्टर के ध्यान के लिए स्पिरिट का सेवन आवश्यक होता है। एक अधिक समृद्ध आत्मा का अर्थ था कि वह हर दिन अधिक समय तक ध्यान कर सकता था, और अधिक समय तक ध्यान लगाना बहुत फायदेमंद था, चाहे वह बीस्टमास्टर और पालतू जानवर के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए हो या जानवरों को वश में करने की क्षमता बढ़ाने के लिए हो। साथ ही दोनों पालतू जानवरों द्वारा लाए गए विभिन्न सुदृढ़ीकरण प्रभावों ने लिन मो को कक्षा में सीखे गए एक ज्ञान बिंदु की पुष्टि करने की अनुमति भी दी। अलग अलग पालतू जानवर अलग अलग तरह के मजबूती देने वाले प्रभाव लाते हैं। किसी पालतू जानवर का सुदृढ़ीकरण प्रभाव उसके स्वयं के गुणों से निकटता से संबंधित होता है। शुवानवु रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, इसलिए इसकी रक्षात्मक विशेषताओं को मजबूत करने पर अधिक जोर दिया गया। जियाओ बाई का झुकाव शक्ति की ओर है, इसलिए इसे मजबूत करने से शक्ति में अधिक वृद्धि हुई। ऐसे में कुनपेंग द्वारा लाई गई मजबूती गति की ओर उन्मुख होनी चाहिए। इससे लिन मो को इसकी बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा होने लगी। मार्शल आर्ट की दुनिया में कोई भी रक्षा तंत्र अभेद्य नहीं है, केवल गति ही अजेय है। यदि उसकी गति पर्याप्त तेज होती तो वह आगे बढ़ते समय हमला कर सकता था और पीछे हटते समय बच निकल सकता था, जिससे वह हमेशा के लिए अजेय बना रहता। इसके बारे में सोचते ही बहुत अच्छा लगा, लेकिन जल्द ही लिन मो ने उस विचार को मन से निकाल दिया, क्योंकि कुनपेंग को परिपक्व अवस्था में पहुंचने में अभी काफी समय लगेगा। अब जबकि एट्रीब्यूट शेयरिंग पूरी हो गई है, अगला चरण पालतू जानवर से कौशल उधार लेना है। मुझे आश्चर्य है कि मैं इसे कब कर पाऊंगा। लिन मो ने आगे की कार्यवाही पर विचार करना शुरू कर दिया। विशेषताओं को साझा करने से लेकर कौशल उधार लेने तक ये प्रक्रिया रातों रात हासिल नहीं की जा सकती थी, जैसे कि लेवल बढ़ाना। इसके लिए बीस्टमास्टर को लगातार खोज और अभ्यास करने की आवश्यकता होती थी। सफलता मिलने में कितना समय लगेगा, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग इसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं, जबकि अन्य लोग दशकों बाद भी इसे नहीं सीख पाएंगे। जहां तक लिन मो को पता था, बीस्टमास्टर एसोसिएशन के रिकॉर्ड में विशेषताओं को साझा करने से लेकर कौशल उधार लेने तक का सबसे तेज रिकॉर्ड फिलहाल आधा साल का था। ध्यान दें, वह केवल एक कौशल उधार लेने का तरीका सीखने का समय था। पालतू जानवरों में कई कौशल होते हैं। विभिन्न कौशलों के अलग अलग प्रभाव होते हैं और उन्हें प्रकट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक बीस्टमास्टर द्वारा किसी कौशल को उधार लेना वास्तव में एक नया कौशल सीखने के बराबर है। इसलिए प्रत्येक अलग कौशल को सीखना और उसका अन्वेषण करना आवश्यक है। इसके अलावा एक बीस्टमास्टर द्वारा कोई कौशल सीखने के बाद कौशल प्रवीणता का भी मामला होता है। पहले उल्लेखित 6 महीने का समय इसे सीखने अनजान लोगों के लिए ही था। दक्षता बढ़ाने के लिए पालतू जानवर की तरह ही लगातार अभ्यास करना भी आवश्यक है। इसलिए भले ही उसके पालतू जानवर परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुके थे, लिन मो को अभी लंबा रास्ता तय करना था। लेकिन ये सब बाद की बात है। अब उसे सबसे पहले गोशी और मू युनटिंग की चुनौती से निपटना था। ये सोचकर वह तुरंत फ्रंट स्क्वायर की ओर चल पड़ा। किंगयुआन अकादमी का सामने का चौक। जब लिन मो वहां पहुंची तो अखाड़े के आसपास का इलाका पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ, चूंकि उन्होंने इससे पहले कई चुनौतियों को ठुकरा दिया था। इसलिए आज उनके द्वारा गोशी और मू युनटिंग की चुनौतियों को स्वीकार करने की खबर काफी समय पहले ही फैल चुकी थी। इस समय लिन मो को देखते ही अखाड़े के चारों ओर मौजूद दर्शक अनायास ही रास्ता देने लगे। वे आज के 2 चैलेंज मैचों को लेकर लिन मो से भी ज्यादा उत्साहित थे, क्योंकि इन चुनौतियों से मौजूदा नवागंतुक रैंकिंग में काफी बदलाव आ सकता है। नवागंतुक रैंकिंग को अंतिम रूप दिए हुए 2 महीने बीत चुके थे, फिर भी लिन मो नवागंतुक रैंकिंग में पहले स्थान पर मजबूती से बनी हुई थी। इस दौरान कई लोगों ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन कोई भी उनकी स्थिति को जरा सा भी हिला नहीं सका। लेकिन आज हालात अलग थे। मू युनटिंग का पालतू जानवर परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुका था। जैसा कि सभी जानते थे, परिपक्व अवस्था और शिशु अवस्था के बीच शक्ति में एक स्पष्ट अंतर होता है। शिशु अवस्था कितनी भी प्रबल क्यों न हो, पालतू जानवर चाहे कितना भी कुशल हो या उसकी दक्षता कितनी भी अधिक हो, वह परिपक्व अवस्था के जानवर का मुकाबला नहीं कर सकता था। पालतू जानवर। इसलिए हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि लिन मो आज की स्थिति को कैसे संभालेगी। मैदान पर गोशी और मू युनटिंग एक दूसरे से अलग खड़ी थीं। लिन मो को पास आते देख दोनों ने एक दूसरे की ओर देखे बिना नहीं रह सके। क्या अब भी तुम्हें उसे चुनौती देने की जरूरत है? मू युनकाई ने उदासीनता से कहा, उसकी आवाज में अदम्य अहंकार का हल्का सा संकेत था। क्यों नहीं? गोशी ने पलटवार किया। क्योंकि अगर तुम लिन मो को हरा भी दोगे तो भी मुझसे हार जाओगे। ऐसे में बेहतर यही होगा कि तुम प्रतियोगिता से हट जाओ, मू युनटिंग ने कहा। गोशी ने शांत भाव से कहा, लिन मो को हराने से मुझे गर्व महसूस होगा, लेकिन तुमसे हारने पर मुझे शर्म नहीं आएगी। मू युनटिंग की पलकें थोड़ी सी फड़क उठीं और उसने ठंडे लहजे में गोशी को देखा। तुम मुझे नीचा समझते हो, मैं तुम्हारी इज्जत क्यों करूं? गोशी ने ताना मारा। क्या तुमने कभी कुछ ऐसा किया है जो सम्मान के लायक हो? मू युनटिंग की ओर उसकी निगाहों में तिरस्कार का भाव झलक रहा था।
या तुम्हें लगता है कि बचपन की अवस्था को परिपक्वता से धमकाना गर्व की बात है? मु यूनटिंग का चेहरा और भी गंभीर हो गया। मेरे पालतू जानवर का तेजी से लेवल अप होना मेरा फ़ायदा है। क्या मुझे अपने इस फ़ायदे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बेशक, आप अपनी खूबियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अकादमी परिपक्व अवस्था को शिशु अवस्था से लड़ने से नहीं रोकती। बस बात यह है कि मैं, गूशी, ऐसे व्यवहार को नापसंद करती हूँ, गूशी ने ठंडे लहजे में कहा। मु यूनटिंग कुछ अवाक रह गई। नियमों के अनुसार उसके द्वारा परिपक्व अवस्था का उपयोग करने में कोई बुराई नहीं थी। एक शिशु के खिलाफ पालतू जानवर का पहला चरण। लेकिन नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा करना वास्तव में एक तरह की अनुचित जीत थी। विशेषकर छात्रों के लिए, जो अभी भी अपेक्षाकृत उत्साही और आदर्शवादी समूह थे, इस तरह के व्यवहार से आसानी से नाराजगी उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन वह इस वजह से अपना मन नहीं बदलेगा। इसके अलावा वह अभी भी पहले की तरह ही सोचता था। जब तक वह लिन मो को हराकर नवागंतुक रैंकिंग में पहले स्थान पर आ जाता है, लोग केवल उसकी रैंक को ही याद रखेंगे। उनके तौर तरीकों और साधनों के बारे में कुछ लोग गपशप कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही सभी लोग उन्हें भूल जाएंगे। इसलिए उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। जब दोनों बात कर रहे थे, लिनमो धीरे धीरे अखाड़े में दाखिल हुई। वे तीनों त्रिकोणीय आकार में खड़े थे। उसने सीधे मु यूनटिंग की ओर देखा। मैंने पहले गूशी की चुनौती स्वीकार की, इसलिए मैं पहले उससे लड़ूंगा। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? ठीक है। मु यूनटिंग बिना किसी झिझक के अखाड़े से बाहर निकल गई। अगर गूशी पहले लिनमो को थका देता तो यह उसके लिए फायदेमंद होता, इससे उसका लाभ ही बढ़ता। फिर लिनमो ने गूशी की ओर देखा। शुरू करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरा पालतू जानवर परिपक्व अवस्था में पहुंच गया है। ये सुनकर गूशी और मु यूनटिंग की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग अलग थीं। गूशी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसकी आंखों में तीव्र सदमे का भाव दिखाई दिया। जब नवागंतुक रैंकिंग को अंतिम रूप दिया गया तो लिनमो का पालतू जानवर केवल लेवल 7 शिशु अवस्था में था, जबकि उसका पालतू जानवर किशोर अवस्था 8वीं अवस्था में था। अब उसका पालतू जानवर अभी अभी किशोर अवस्था के 9वें चरण में पहुंचा था, जबकि लिनमो का पालतू जानवर पहले ही परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुका था। इस तरह की विकास दर वास्तव में भयावह थी। साथ ही उसे ये भी समझ में आ गया कि लिनमो ने चुनौती शुरू होने से पहले ही उसे यह बात क्यों बताई। उसने लिनमो को गहरी नज़रों से देखा। मैं अपनी चुनौती तुम्हारे सामने छोड़ती हूँ। धन्यवाद। अगर लिनमो ने चुनौती शुरू होने के बाद ही अपने पालतू जानवर के स्तर में हुई वृद्धि का खुलासा किया होता, तो उसे यह जानते हुए भी कि वह जीत नहीं सकती, प्रतियोगिता जारी रखनी पड़ती। उस स्थिति में उसका इस चुनौती में असफल होना तय था। लेकिन अब वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रही थी। किसी चुनौती में असफल होना और स्वेच्छा से हार मान लेना दूसरों की नज़र में दो बिल्कुल अलग अवधारणाएं थीं। कम से कम इससे वह कुछ गपशपों से तो बच जाएगी। स्वागत है, आप मुझे कभी भी दोबारा चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं। लिनमो मुस्कुराए। गूशी ने सिर हिलाया और अखाड़े से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। तभी लिनमो ने मु यूनटिंग की ओर देखा। अब तुम ऊपर आ सकती हो। मु यूनटिंग का चेहरा बेहद गंभीर दिख रहा था। जब से उसने सुना था कि लिनमो का पालतू जानवर वयस्क अवस्था में पहुंच गया है, तब से उसका चेहरा गंभीर हो गया था। अब भी वह उस सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाया था। उसे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि लिनमो का पालतू जानवर भी परिपक्व अवस्था में पहुंच गया है। आपको ये समझना होगा कि उनमें सी ग्रेड विकास त्वरण प्रतिभा थी। परिणामस्वरूप जितने समय में उसका पालतू जानवर किशोर अवस्था के 9वें चरण से परिपक्व अवस्था तक पहुंचा, उतने ही समय में लिनमो का पालतू जानवर स्तर 7 शिशु अवस्था से परिपक्व अवस्था तक पहुंच गया था। इस विकास दर ने उन्हें पूरी तरह से पछाड़ दिया। ये सब कैसे संभव हो सकता है? हालांकि सदमे को एक तरफ रखते हुए अब उन्हें एक और मामले पर विचार करना था। लिनमो के खिलाफ अपने पहले मैच के दौरान उसका गोल्डन स्पॉटेड जायंट एलिफेंट किशोर अवस्था के 9वें चरण में था, जबकि लिनमो का घोस्ट टाइगर लेवल 7 शिशु अवस्था में था। 2 रैंक के अंतर के बावजूद भी वह लिनमो से हार गया था। अब उसका पालतू जानवर परिपक्व अवस्था में था और लिनमो का पालतू जानवर भी परिपक्व अवस्था में था। उनकी ताकत बराबर होने के कारण उसके लिए लिनमो का मुकाबला करना और भी असंभव था। दूसरे शब्दों में कहें तो इस चुनौती में उनकी हार निश्चित थी। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी नहीं था। सबसे अहम बिंदु क्या था? दरअसल उसकी मूल योजना अपने पद के लाभ का उपयोग करके लिनमो को परेशान करना था। बाद में पता चला कि अब लिनमो द्वारा उसे ही परेशान किया जा रहा था। इससे वह बहुत दुखी महसूस करने लगा। खासकर जब ये सब सबके सामने हो रहा था, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे आग पर भूना जा रहा हो। इस प्रकार उनके सामने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न था। क्या उसे मैदान में उतरना चाहिए या नहीं? अगर वह ऊपर जाता तो निश्चित रूप से हार जाता। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह निश्चित रूप से एक ऐसे दबंग के रूप में बदनाम हो जाएगा जो ताकतवरों से डरता है। आखिरकार जब उसने लिनमो को चुनौती दी थी, तब लिनमो का पालतू जानवर अभी तक परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचा था।
अगर लिन मो के पालतू जानवर के परिपक्व अवस्था में पहुंचने के बाद भी उसने अखाड़े में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। इससे वह निश्चित रूप से हंसी का पात्र बन जाएगा। वह अपने बारे में होने वाली गपशप को सहन कर सकता था, लेकिन हंसी का पात्र बनना एक ऐसी बात थी जिस पर उन्हें सावधानीपूर्वक विचार करना था, क्योंकि यह उनके छात्र जीवन से जुड़ा एक आजीवन कलंक बन सकता है। इस प्रकार कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मू यूनटिंग धीरे धीरे अखाड़े में दाखिल हुई। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ने का फैसला किया। हालांकि हारने से निश्चित रूप से गपशप होगी, लेकिन उपहास का पात्र बनने से तो ये बेहतर था। मू यूनटिंग की हरकतों को देखते हुए अखाड़े के नीचे खड़ी गुशी लगातार मुस्कुरा रही थी, मानो वह कोई नाटक देख रही हो। उनकी राय में मू यूनटिंग को अपने कर्मों का फल मिल रहा था, इसलिए वह आने वाली लड़ाई के लिए वास्तव में उत्सुक थी। आगामी युद्ध का इंतजार सिर्फ गुशी ही नहीं कर रही थी, आसपास बैठे दर्शक भी वही थे, क्योंकि परिपक्व अवस्था और परिपक्व अवस्था के बीच संघर्ष होते हैं। इस अवस्था में पालतू जानवर उनके लिए एक दुर्लभ दृश्य थे, इसलिए वे सभी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि यह युद्ध किस तरह का तमाशा होगा। सभी की उत्सुकता के बीच अखाड़े में मौजूद दोनों लोगों ने अपने अपने पालतू जानवरों को बुलाया। अरे बाप रे, कितना बड़ा है! यह कोई पालतू जानवर नहीं है, ये तो सचमुच एक विशालकाय जानवर है। इस आकार के साथ इसे कौशल का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये दुश्मन को कुचलकर मार सकता है ना? ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। इतना बड़ा पालतू जानवर एक दिन में कितना मांसाहारी भोजन खाएगा? उद्धरण चिन्ह। मू यूनटिंग के पालतू जानवर को देखकर सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। पालतू जानवर जब परिपक्व अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उनके आकार में तेजी से वृद्धि होती है। मू यूनटिंग का गोल्डन स्पॉटेड जायंट एलिफेंट भी इसका अपवाद नहीं था। इससे पहले किशोर अवस्था के 9वें चरण में सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर से थोड़ी अधिक थी। लेकिन अब इसकी लंबाई सीधे 10 मीटर तक बढ़ गई थी, इसकी ऊंचाई पूरे 5 मीटर थी और इसकी चौड़ाई भी लगभग 3 मीटर थी। ये सचमुच एक विशालकाय जीव जैसा दिखता था। केवल गुशी के चेहरे पर अब भी ठंडी घृणा का भाव था। हालांकि युद्ध में आकार से कुछ लाभ अवश्य मिलता था, लेकिन यह मत भूलिए कि पालतू जानवर का आकार और फुर्ती अक्सर एक दूसरे के विपरीत अनुपात में होते हैं। इसलिए भले ही सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी के आकार को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, लेकिन उनकी राय में इससे इस लड़ाई के परिणाम में कोई बदलाव नहीं आ सकता था। एक ही समय पर दूसरी ओर लिन मो शांत थी। उन्हें परिपक्व अवस्था के आकार का पहले से ही अनुमान था। सुनहरे धब्बे वाला विशालकाय हाथी, और उनके अनुमान के अनुसार मू यूनटिंग के सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी का आकार वर्तमान आकार से एक आकार बड़ा होना चाहिए था। इससे ये संकेत मिलता है कि मू यूनटिंग के सुनहरे धब्बेदार विशालकाय हाथी की विकास गुणवत्ता बहुत उच्च नहीं थी। अरे वाह, लिन मो का भूतिया बाग तो बहुत ही सुंदर है। इसी क्षण किसी ने लिन मो के बगल में बैठे शियाओबाई को देखा, और इस उद्गार के साथ ही सबकी निगाहें उस ओर घूम गईं। अरे बाप रे, ये तो कोई पालतू जानवर नहीं है, ये तो सचमुच कला का एक नमूना है। एक पालतू जानवर एक ही समय में इतना राजसी और सुंदर कैसे हो सकता है? ये तो कतई अतार्किक है। भूतिया बाग। आज मुझे आखिरकार समझ में आया कि भूतिया बाग को भूतिया बाग क्यों कहा जाता है। अगर अभी किसी ने कुछ न कहा होता तो मुझे उसकी मौजूदगी का पता भी नहीं चलता। दरअसल अगर इसके शरीर पर काले पैटर्न न होते तो ये लगभग पारदर्शी होता। कितना सुंदर है! अगर मुझे ऐसा पालतू जानवर मिल जाए तो मैं खुशी खुशी अपनी उम्र 10 साल कम कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग बड़ी उत्सुकता से बातें कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे। भूत बाग को देखकर गुशी की आंखें भी चमक उठीं। अपनी नारीवादी सौंदर्यबोध के बावजूद उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लिन मो के भूत बाग में वास्तव में दबदबा, प्रभुत्व और खूबसूरती, सुंदरता का अनूठा संयोजन था। उसकी उपस्थिति बिल्कुल त्रुटिहीन थी। विशेष रूप से इसका बर्फीला नीला फर, जो एक अंतर्निहित कुलीनता को दर्शाता था, जिससे ये पालतू जानवरों के बीच एक कुलीन व्यक्ति जैसा दिखता था, असाधारण रूप से सुरुचिपूर्ण। एक ही समय पर मू यूनटिंग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। जब सभी लोग सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी के आकार को देखकर हैरान रह गए तो उसे काफी खुशी महसूस हुई। आखिरकार यह उसका पालतू जानवर ही था जिसे देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। इसके अलावा सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी का आकार हमेशा से ही उसके लिए गर्व का स्रोत रहा था। लेकिन जल्द ही एक विस्मयबोधक ध्वनि के साथ सभी का ध्यान पूरी तरह से शियाओबाई की ओर केंद्रित हो गया। फिर सभी की हैरानी शियाओबाई पर केंद्रित हो गई, और आश्चर्य की तीव्रता पहले से भी कहीं अधिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लोग सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी को देखकर चकित हुए तो ये केवल आश्चर्य की बात थी, लेकिन जब उन्होंने शियाओबाई की ओर रुख किया तो न केवल आश्चर्य हुआ बल्कि तीव्र ईर्ष्या और निर्मम प्रशंसा भी व्यक्त हुई।
इससे निस्संदेह उन्हें पता चल गया कि सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी और भूतिया बाघ के बीच वे भूतिया बाघ को पसंद करते हैं। लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी और उसका गोल्डन स्पॉटेड जायंट एलिफेंट पहले ही एक राउंड हार चुका था। मु यूंटिंग ने ठंडे स्वर में लिन मो को घूरते हुए जोर से पूछा, क्या तुम तैयार हो? जैसे ही उनकी आवाज़ गूंजी, अखाड़े के चारों ओर चल रही चर्चाएं तुरंत बंद हो गईं। मु यूंटिंग भी यही प्रभाव चाहती थी। उसने जानबूझकर जोर से बात की क्योंकि वह अब शियाओबाई की सबकी तारीफें नहीं सुनना चाहता था। लिनमो मु यूंटिंग की छोटी सी चाल को समझ गई थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। अगर तुम तैयार हो तो तुम कभी भी शुरू कर सकती हो। शुल्क। लिनमो के शब्द सुनते ही लगभग तुरंत ही मु यूंटिंग ने आदेश दिया। सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी का शरीर एक छोटे पहाड़ की तरह बिजली की गति से शियाओबाई की ओर बढ़ा, मानो उसमें रॉकेट बूस्टर लगे हों। टकराना। सुनहरे धब्बों वाला विशालकाय हाथी जमीन पर जोर से उतरा, जिससे अखाड़ा थोड़ा कांप गया। जहां ये गिरा वहां जमीन में कई दरारें पड़ गईं। उस शक्ति को देखकर वहां मौजूद छात्रों की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। ये जानना जरूरी है कि यह मैदान ठोस नीले पत्थर से बना था और इसकी मजबूती का मतलब था कि हथौड़े से तोड़ने पर भी शायद इस पर कोई निशान न पड़े। लेकिन सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी के हमले से वास्तव में नीले पत्थर की जमीन में दरार पड़ गई। इसके हमले की अपार शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और ठीक इसी बात से सभी लोग स्तब्ध रह गए। अखाड़े के किनारे खड़ी गूशी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर खुद से कुछ बुदबुदाए। चाहे हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह दुश्मन को भेद ही न सके तो उसका क्या फायदा। ये वाक्य उसकी आह जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन वास्तव में यह अखाड़े में होने वाली लड़ाई का वर्णन भी था, क्योंकि सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी का हमला बिना किसी आश्चर्य के अपने लक्ष्य से चूक गया। हालांकि सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी का हमला अत्यंत अचानक हुआ था और उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, लेकिन भूलना मत, शियाओबाई की छुपने की क्षमता भी महारत के स्तर तक पहुंच गई थी। जब मु यूंटिंग ने पूछा, क्या तुम तैयार हो, तो लिनमो ने अनुमान लगाया था कि वह अचानक हमला कर सकता है। इसलिए जिस समय सुनहरे धब्बेदार विशालकाय हाथी ने हमला किया, उसी समय शियाओबाई पहले ही छुपने की अवस्था में आ चुका था और उसने आसानी से वार को चकमा दे दिया। अरे नहीं, मु यूंटिंग को सबसे पहले पता चला कि हमला चूक गया है और यह सुनकर उसका दिल बैठ गया और उसने हैरानी से कहा, क्योंकि वह जानता था कि लिनमो का घोस्ट टाइगर वार से बचने के तुरंत बाद पलटवार करेगा। इसलिए जैसे ही हमला चूक गया, उसने बिना किसी झिझक के सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी को चकमा देना शुरू करने का संकेत दिया। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अभी भी बहुत धीमी थी। जैसे ही सुनहरे धब्बे वाला विशालकाय हाथी जमीन पर गिरा, लगभग उसी समय उसके बगल में ही अचानक एक जल तलवार प्रकट हुई। पानी की तलवार पलक झपकते ही बन गई और सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी की ओर तेजी से बढ़ी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शियाओबाई की आकृति भी एक पल के लिए चमकी और फिर गायब हो गई। ये स्टील था और वाटर ब्लेड था जो मास्टरी स्तर पर पहुंच चुका था। इनकी रिलीज स्पीड अब पहले जैसी नहीं रही थी। अगले ही पल फुफकार, परिचित काटने की आवाज गूंज उठी। सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी की गर्दन पर 7 से 8 इंच लंबा और 3 से 4 इंच गहरा एक बड़ा घाव हो गया था। घाव से ताज़ा लाल खून फव्वारे की तरह फूट निकला। खून के छींटे पड़ने से सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी का शरीर लाल हो गया और जमीन का एक बड़ा हिस्सा भी खून से सन गया। इस दृश्य को देख रहे सभी दर्शक कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि दोनों पालतू जानवरों के बीच महज एक बार हुई झड़प के बाद ही गोल्डन स्पॉटेड जायंट एलिफेंट सीधे तौर पर घायल हो जाएगा। और घाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि चोट काफ़ी गंभीर थी। इसका आकार बड़ा है और इसकी आक्रमण शक्ति वाकई बहुत मजबूत है, लेकिन जब इसमें से खून बहना शुरू हो जाता है तो यह वास्तव में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हाँ, इतनी अधिक रक्तधारा के साथ इसमें स्नान करना पर्याप्त है। घाव गर्दन पर है। भले ही सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी की त्वचा मोटी और मांस सख्त हो, फिर भी वह इसे सहन नहीं कर पाएगा, है ना? अगर कोई अप्रिय घटना न हो तो ये लड़ाई अब समाप्त होने वाली है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भीड़ धीमी आवाज में आपस में बातचीत कर रही थी। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि लिनमो का घोस्ट टाइगर कुछ ज्यादा ही ताकतवर है? सचमुच, दोनों परिपक्व अवस्था में हैं। भले ही सुनहरे धब्बे वाला विशालकाय हाथी भूत बाघ का मुकाबला न कर पाए, लेकिन उसे सिर्फ एक ही वार में घायल नहीं होना चाहिए। क्या ये योग्यता की वजह से हो सकता है? लिनमो का भूतिया बाघ स्वर्ण श्रेणी का पालतू जानवर है। कौशल, मु यूंटिंग का गोल्डन स्पॉटेड जायंट एलिफेंट उन्नत स्तर का है। चांदी, हालांकि यह सोने जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन अंतर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ये तो लगभग कुचल दी जा रही है। नहीं, तुम लोग इतने लंबे समय से किंगयुआन अकादमी में हो, क्या तुम इसे देख भी नहीं सकते? गूशी अब और सुन नहीं सकी और उसने भीड़ की ओर देखते हुए अवाक होकर कहा, इतना बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि लिनमो के घोस्ट टाइगर के पास 2 ऐसी क्षमताएं हैं जिनकी दक्षता पहले ही महारत स्तर तक पहुंच चुकी है। महारत? महारत? वह कैसे संभव है?
भीड़ पल भर में स्तब्ध रह गई, उनके चेहरे अविश्वास और असमंजस से भर गए। महारत हासिल करने के लिए कम से कम 2 साल के कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन ये लोग तो आधे साल से भी कम समय से अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर हैं। इसी वजह से वे पहले ये पता नहीं लगा पाए थे कि गैप कहाँ था, क्योंकि उन्होंने इस दिशा में सोचने की हिम्मत ही नहीं की। आधे साल में एक पालतू जानवर को परिपक्व अवस्था में प्रवेश करने देना, वे शायद ही इसे समझ पाते थे। लेकिन आधे साल में कौशल दक्षता को महारत के स्तर तक बढ़ाना और यहाँ तक कि 2 महारत कौशल हासिल करना, ये तो सरासर अकल्पनीय है। गूशी ने सभी के भावों को देखा और अच्छी तरह समझ गई कि उन्होंने इस तरह प्रतिक्रिया क्यों दी, क्योंकि जब उसने ये देखा तो उसके दिल में जो सदमा लगा वह उनसे कुछ कम नहीं था। वह फिलहाल नवागंतुक रैंकिंग में 4थे स्थान पर है। इस क्षमता ने उन्हें दोहरी कौशल निपुणता के आतंक को दूसरों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाया। खुद को ही उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। उसका पालतू जानवर वर्तमान में किशोर अवस्था के 9वें चरण में है। उसकी 3 जन्मजात क्षमताओं में से 2 निपुण हैं और 1 प्रारंभिक स्तर की है, और यह उसके अथक प्रयासों का ही परिणाम था। इसका एक कारण उनकी अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी थी, जिसने उन्हें कुछ संसाधनों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता प्रदान की। अन्यथा उसके पास 2 कुशल योग्यताएं भी नहीं हो सकती हैं। लेकिन अब लिन मो की उपलब्धियों के सामने उसके अथक प्रयासों और पैसे खर्च करने का परिणाम उल्लेख करने लायक भी नहीं था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि इतने कम समय में इतने असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी को क्या क्या करना पड़ता होगा। हालांकि इस समय सबसे ज़्यादा सदमे में मू युनटिंग ही थीं। मैदान में कदम रखने से पहले ही उसे पता था कि वह हार जाएगा और उसने मानसिक रूप से खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था। लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। सुनहरे धब्बे वाले विशालकाय हाथी का घाव जानलेवा नहीं था, लेकिन अगर खून इसी तरह बहता रहा तो ये जीवन के लिए खतरा बन सकता था। इसलिए अगर वह लड़ना जारी रखना भी चाहता तो अब वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि लिन मो के भूतिया बाघ की ताकत इतनी भयानक कैसे हो सकती है। स्पष्ट रूप से सभी की रैंक समान थी, तो फिर ताकत में इतना बड़ा अंतर क्यों था? फिर अचानक उसे एहसास हुआ। हालांकि उनके लिए इस बात पर विश्वास करना वाकई मुश्किल था, लेकिन अभी अभी हुई लड़ाई की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक याद करने के बाद उसने अंततः पुष्टि की कि लिन मो के घोस्ट टाइगर की कौशल दक्षता वास्तव में महारत स्तर तक पहुंच गई थी। इससे लिन मो से हार को स्वीकार करना थोड़ा आसान हो गया। आखिरकार उसके पालतू जानवर की कौशल दक्षता केवल कुशल स्तर की ही थी। कुशल का निपुणता से हारना स्वाभाविक ही था, लेकिन अगले ही पल लिन मो से हारने की निराशा से 100 गुना अधिक तीव्र निराशा की भावना उसके हृदय में उमड़ पड़ी। वे दोनों जितने समय तक प्रशिक्षु पशुस्वामी रहे थे वह समय समान था। उनकी कौशल दक्षता का स्तर हाल ही में निपुण हुआ था, जबकि लिन मो की कौशल दक्षता वास्तव में महारत के स्तर तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लगता है कि निपुण और निपुणता के बीच केवल एक ही स्तर का अंतर है, लेकिन अगर इसे समय में परिवर्तित किया जाए तो ये प्रशिक्षण में कम से कम 1 वर्ष से अधिक का अंतराल है। उनकी उम्र के छात्रों के लिए यह एक ऐसी खाई की तरह था जिसे पाटना असंभव था। दूसरे शब्दों में, अगर वह अपनी ताकत को लिन मो से आगे निकालना चाहता था तो उसे इस विशाल खाई जैसी खाई को पार करना होगा। उनके लिए यह उतना ही कठिन था जितना स्वर्ग में जाना। एक और बात थी, किंगयुआन अकादमी में प्रवेश पाने वाले नए छात्रों की रैंकिंग में उस समय वह पहले स्थान पर था, जबकि लिन मो लगभग 900वें से लेकर लगभग 1000वें स्थान पर था। लेकिन महज 2 महीने के भीतर लिन मो ने लगभग 1000 रैंक का अंतर पूरी तरह से पार कर लिया था और उसे पछाड़ दिया था। नहीं, उसे करारी हार दी थी। प्रगति की ऐसी गति को अब केवल भयावह कहना ही उचित नहीं होगा। और भला वो लिन मो को इस तरह कैसे पीछे छोड़ सकता था? मू युनटिंग ने बहुत सोचा, लेकिन उसे जो भी जवाब मिले वे सभी असंभव और अप्राप्य थे। यही उनकी निराशा का असली कारण था। किसी से हारना डरावना नहीं होता। सबसे डरावनी बात यह एहसास है कि आप उस व्यक्ति की गति की बराबरी कभी नहीं कर सकते। इससे वाकई निराशा का भाव उत्पन्न होता है। मैं हार गया, मू युनटिंग ने जटिल भाव से कहा, फिर चुपचाप अपने पालतू जानवर को वापस बुलाया और चिकित्सा कक्ष की ओर चल पड़ा। अगर यह पहले की बात होती तो दर्शक निश्चित रूप से मू युनटिंग द्वारा हार स्वीकार करने पर विस्तार से चर्चा करते, लेकिन अब मू युनटिंग की पीठ को देखते हुए सभी ने अवचेतन रूप से चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि उन सभी ने उस पीठ में उदासी, अकेलेपन और थोड़ी सी हताशा की भावना देखी। गूशी ने अपनी निगाहें हटाईं और अखाड़े में खड़े लिन मो की ओर देखा। बधाई हो, इस लड़ाई के बाद शायद लंबे समय तक कोई तुम्हें चुनौती नहीं देगा। पालतू जानवर परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुका है और 2 कौशलों में निपुणता का स्तर प्राप्त कर लिया गया है। जब तक कोई पागल न हो या मार खाने की फिराक में न हो, केवल एक मूर्ख ही लिन मो जैसे सनकी को चुनौती देगा। शायद
लिनमो मुस्कुराए। अगर कोई अप्रिय घटना न हो तो इस साल नवागंतुक रैंकिंग में उनका नंबर 1 स्थान सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए अगले चरण के लिए उन्होंने युद्ध शक्ति रैंकिंग को भी आजमाने की योजना बनाई। अगर वह एक ही समय में दोनों रैंकिंग में शामिल हो पाता तो उसे दोगुने पुरस्कार मिल सकते थे। बेशक यह इतना आसान नहीं था। विशेषकर युद्ध शक्ति रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाले उनमें से अधिकांश पहले ही प्राथमिक बीस्टमास्टर बन चुके थे और उन्होंने दूसरा या तीसरा पालतू जानवर भी अनुबंधित कर लिया था। उनकी युद्ध क्षमता ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना नवागंतुक रैंकिंग में शामिल प्रशिक्षु पशु स्वामी कर सकें। इसलिए उनकी वर्तमान सर्वोच्च प्राथमिकता बीस्टमास्टर असेसमेंट थी। अब जबकि जियाओ बाई ने सफलतापूर्वक परिपक्वता की अवस्था में प्रवेश कर लिया था, अब उसके लिए मूल्यांकन का समय आ गया था। अगली सुबह तड़के बीस्टमास्टर एसोसिएशन पूछताछ टर्मिनल से पहले लिनमो के चेहरे पर एक बार फिर निराशा के भाव उभर आए। आज तक नीकोंग बेल के लिए इनाम की घोषणा किए हुए 20 दिन से अधिक हो गए हैं, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने तुरंत खुद को संभाला, पीछे मुड़ने और सर्विस डेस्क की ओर चल दिए। श्रीमान लिन, क्या आप एक और इनाम घोषित कर रहे हैं? ग्राहक सेवा प्रतिनिधि ली वेई लिनमो को देखकर बहुत उत्साहित हो गईं। नहीं, मैं बीस्टमास्टर मूल्यांकन के लिए पंजीकरण कराने आया हूं, लिनमो ने कहा। आज यहां आने का उनका मुख्य उद्देश्य यही था, बीस्टमास्टर का मूल्यांकन। ली वेई की आंखों में हैरानी के भाव दिखाई दिए। वह लिनमो से काफी परिचित थी और जानती थी कि वह किंगयुआन अकादमी का छात्र है और इस वर्ष वह प्रथम वर्ष का छात्र है। दाखिला लेने के तुरंत बाद किसी नए छात्र का बीस्टमास्टर मूल्यांकन के लिए पंजीकरण कराना दुर्लभ था। अधिकांश नए छात्रों के लिए उच्च सफलता दर सुनिश्चित करने के लिए वे अपने पालतू जानवर के परिपक्व अवस्था में पहुंचते ही मूल्यांकन नहीं करते। इसके बजाय वे अपनी क्षमता को मजबूत करते हैं और अधिक आश्वस्त होने तक प्रतीक्षा करते हैं। उसने लिनमो की ओर देखा। श्रीमान लिन, क्या आप वाकई आश्वस्त हैं? क्या आप पुनर्विचार करना चाहेंगे? उसका मतलब था कि वह चाहती थी कि लिनमो अपनी ताकत को और मजबूत करे, लेकिन उसने इसे चतुराई से व्यक्त किया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लिनमो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह जानता था कि ली वेई का इरादा अच्छा था, लेकिन फिलहाल उसे पूरा भरोसा था कि वह पहले ही प्रयास में पास हो जाएगा। ठीक है, तो कृपया पहले ये फॉर्म भरें। ली वेई ने एक फॉर्म निकाला और लिनमो को दे दिया। लिनमो ने उसे लिया और उसे भरना शुरू कर दिया। फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी के अलावा उसे अपने पालतू जानवर के बारे में कुछ बुनियादी डेटा भी भरना था। उसने जिस पालतू जानवर का नाम भरा वह स्वाभाविक रूप से शियाओबाई था। काम पूरा करने के बाद उसने इसे ली वेई को सौंप दिया। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के बाद ली वेई ने लिनमो को एक क्रमांकित टैग दिया। श्रीमान लिन, कृपया इस टैग को दूसरी मंजिल पर स्थित परीक्षण कक्ष में ले जाएं ताकि आपके पालतू जानवर के बुनियादी डेटा का परीक्षण किया जा सके। यदि डेटा मानकों के अनुरूप पाया जाता है तो परीक्षण कक्ष आपके लिए एक औपचारिक मूल्यांकन तिथि निर्धारित करेगा। लिनमो ने सिर हिलाया और दूसरी मंजिल की ओर चलने लगी। बीस्टमास्टर मूल्यांकन की प्रक्रिया जटिल होने के कारण पंजीकरण के तुरंत बाद परीक्षा देना संभव नहीं था। इसके बजाय उन्हें पर्याप्त लोगों को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। एक बार जब पालतू जानवर के बुनियादी डेटा मानकों को पूरा करने वाले लोगों की संख्या 100 तक पहुंच जाएगी तो बीस्टमास्टर एसोसिएशन मूल्यांकन का आयोजन करेगा। दूसरी मंजिल पर स्थित परीक्षण कक्ष। जब लिनमो पहुंची तो अंदर पहले से ही 1 दर्जन से अधिक लोग कतार में खड़े थे। अपने नंबर वाले टैग को पकड़े हुए वह चुपचाप कतार के अंत तक चला गया। उसके सामने एक हट्टा कट्टा युवक खड़ा था। अपने पीछे किसी की मौजूदगी का आभास होते देख युवक ने पीछे मुड़कर देखा और फिर उसकी आंखों में हैरानी झलक उठी। लिनमो, क्या तुम भी बीस्टमास्टर मूल्यांकन में भाग ले रहे हो? लिनमो थोड़ा चौंक गई। तुम मुझे जानते हो, इस साल किंगयुआन अकादमी की नवागंतुक रैंकिंग में नंबर 1 पर हूँ, मैं कैसे नहीं हो सकता था। युवक ने बताया, मेरा नाम जियांग काय है, मैं भी किंगयुआन से हूँ, लेकिन मैंने अकादमी में पिछले साल दाखिला लिया था। मैंने पहले बी युनजिंग के खिलाफ आपका चैलेंज मैच देखा था। नमस्कार सीनियर जियांग, लिनमो ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। पृथ्वी के मानकों के अनुसार दूसरा पक्ष पहले से ही द्वितीय वर्ष का छात्र था, इसलिए उसे वरिष्ठ कहना अनुचित नहीं था। नहीं, मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। जियांग काई को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार लिनमो और उनका वर्तमान रूप मूल रूप से एक ही शुरुआती लाइन पर खड़े थे। अगर वह लिनमो को उसे सीनियर कहने देता तो उसे बहुत शर्म आती। ठीक है, लिनमो ने जियांग काई के विचारों को लगभग समझ लिया और जिद न करते हुए पूछा, क्या ये बीस्टमास्टर परीक्षा में आपका पहला अनुभव है? यह मेरा दूसरा प्रयास है, जियांग काई ने कहा। मैंने 6 महीने पहले एक बार परीक्षा दी थी, लेकिन व्यवहारिक परीक्षण के दौरान मैं असफल हो गया था। 6 महीने पहले, लिनमो ने एक मोटा मोटा हिसाब लगाया। अब तक वह किंगयुआन में 2 महीने से थोड़ा अधिक समय से था।
6 महीने पहले का समय हाई स्कूल में उनके सीनियर वर्ष के दूसरे सेमेस्टर के अंत के करीब होता। उस समय जियांग काई को किंगयुआन में रहते हुए लगभग 1 साल हो चुका था। फिर भी वह व्यावहारिक मुकाबले के दौर में असफल रहा। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या व्यावहारिक युद्ध मूल्यांकन बहुत कठिन है? बहुत मुश्किल। जियांग काई रुका, फिर बोला, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो यह वाकई बहुत कठिन है, लेकिन आपके लिए शायद ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा दावा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। लिन मो ने झट से अपना सिर हिलाया। जियांग काई ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैंने आपकी ताकत अपनी आंखों से देखी है, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त है। कम से कम जब मैं आपकी उम्र का था तब मैं आपसे बहुत कमज़ोर था। तो आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। लिन मो को जियांग काई से इतनी ईमानदारी की उम्मीद नहीं थी, वह लगभग अवाक रह गया। इसी समय आगे कतार में इंतजार कर रहे लोगों ने भी उनकी बातचीत सुन ली। वे सब उत्सुकता से उस ओर देखने लगे। वहां मौजूद कुछ मिलनसार लोगों में से एक ने जियांग काई से सीधे पूछा, भाई, आपने अभी जो कहा उससे तो यही लगता है कि आपका ये जूनियर इस साल का फ्रेशमैन है। क्या वह वाकई इतना ताकतवर है? मुझे पता है कि किंगयुआन की रैंकिंग नवागंतुकों में है, लेकिन भले ही वह नंबर 1 पर हो, आप जो कह रहे हैं वह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। बिल्कुल सही, ये बीस्ट मास्टर का मूल्यांकन है, न कि आपके स्कूल का छात्रगृह युद्ध। दोनों बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। लिन मो, है ना? जिसने ये सब अनुभव किया है, उसकी सलाह मानो, जल्दबाजी मत करो। परीक्षा देने से पहले अपनी तैयारी अच्छे से कर लो। कहते हैं ना, कुल्हाड़ी को तेज करने से लकड़ी काटने में देरी नहीं होती। वरना अगर तुम परीक्षा में फेल हो गए तो तुम्हें दोबारा परीक्षा देने के लिए 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा और यह समय की पूरी बर्बादी होगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी ने एक के बाद एक अपनी राय देना शुरू कर दिया। अधिकांश लोग जियांग काई द्वारा लिन मो के मूल्यांकन को लेकर संशय में थे। हालांकि उनके मन में कोई बड़ी दुर्भावना नहीं थी। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि लिन मो वास्तव में इतनी असाधारण प्रतिभा की धनी थी। आखिरकार वह तो बस एक नौसिखिया था जिसने सिर्फ आधा साल ही प्रशिक्षु पशु गुरु के रूप में बिताया था। वह चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, असल में वह कितना ताकतवर हो सकता था। आप सभी की दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी भी कोशिश करना चाहूंगी। लिन मो ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर सभी ने अपना सिर पीछे की ओर घुमा लिया और लिन मो पर ध्यान देना बंद कर दिया। उनकी नज़रों में वर्तमान लिन मो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वे पहले हुआ करती थीं। जब वे पहली बार मूल्यांकन के लिए आए थे तो दूसरी बार मूल्यांकन करवा रहे कुछ लोगों ने भी उन्हें सलाह दी थी, लेकिन उस समय वे अहंकारी थे और किसी की बात नहीं सुनते थे। सभी को विश्वास था कि वे निश्चित रूप से परीक्षा पास कर लेंगे, लेकिन अंततः वास्तविकता ने उन्हें एक कड़ा सबक सिखाया। इसलिए वे ये भी जानते थे कि अब वे कितना भी बोल लें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। लिन मो, लोग जो भी कहें उसकी परवाह मत करो। जियांग काई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब भी पूरा यकीन है कि तुम इस परीक्षा में ज़रूर पास हो जाओगी। धन्यवाद। लिन मो ने उन्हें फिर से धन्यवाद दिया। ये जियांग काई काफ़ी दयालु व्यक्ति था। समूह ने थोड़ी देर और इंतजार किया। बीस्टमास्टर एसोसिएशन के कई कर्मचारी अंदर आए और सीधे कमरे के बीच में स्थित एक उपकरण को चालू कर दिया। यह उपकरण देखने में कुछ हद तक पृथ्वी के सीटी स्कैनर जैसा था, लेकिन आकार में कई गुना बड़ा था। अब आप में से प्रत्येक अपने क्रमांकित टैग के क्रम के अनुसार अपने पालतू जानवर को बुलाएं और उसे वाद्य यंत्र पर खड़ा करें। मशीन को ठीक करने के बाद कर्मचारी ने एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहा। परीक्षण तुरंत शुरू हो गया। तो ये था बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का 151 से 160 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।